Hello friends, welcome to Agricultural Academy. This is our lecture number 9 and we are going to start part second of genetics and starting from laws of Mendel and inheritance, that is the inheritance, and notes number 65, that is our linkage and crossing over. Let's get started. All right, so this is our part second. In this part we have notes number 63 and 65. उसके बाद हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मेंडल। ऑल राइट, सो बिफोर स्टार्टिंग दैट अब हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? इट इज़ द साइंस दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है। तो बेटसन ने टर्म दी थी। उसके बाद हेरिडिटी क्या है? दीज आर दोज करेक्टर जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो करेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी, ठीक है। अब वेरिएशन क्या है? इट इज़ द मतलब जो इंडिविजुअल जो कि प्रोजेनी होती है उसमें जो डिफरेंसेस आते हैं, दैट इज़ नोन एज द वेरिएशन। इट इज़ द डिफरेंस अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएशन। अब वेरिएशन जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक तो होता है हमारे पास हेरिडिटी वेरिएशन, दैट इज़ द जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है। एक होता है हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन एंड सेकंड इज़ एनवायरमेंटल वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन वो होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट इज़ ड्यू टू द जीन्स। जीन में जो वेरिएशन प्रेजेंट होती है या जीन में जो चेंजेस होती है और वी कैन से द डिफरेंसेस होते हैं, उसकी वजह से जो वेरिएशन आती है दैट इज़ द हेरिडिटी वेरिएशन। और एनवायरमेंटल वेरिएशन आपको पता है ड्यू टू द एनवायरनमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो जेब्रा की स्ट्रिप्स होती है दैट इज़ ड्यू टू हेरिडिटी वेरिएशन। और जो आइडेंटिकल ट्विंस होती हैं उनमें क्या होता है? जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो सेम जाइगोट से दो ट्विंस बनते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये एक जाइगोट है तो ये एक इनमें डिवीजन हो जाता है तो सेपरेशन भी हो जाता है, तो ये माइटोटिक डिवीजन होता है तो ये सेपरेशन हो जाती है, तो ये अलग से बनता है, ये अलग से ट्विन बनता है, ठीक है। तो दे आर आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है। देन वी हैव दिस एनवायरमेंटल वेरिएशन। दिस इज़ ड्यू टू this genotype, or we can say sorry this not genotype, this is due to this environment, ठीक है। environment में वेरिएशन की वजह से डिफरेंसेस आते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन कलर, जहाँ पे ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, वहाँ पे जो लोग होते हैं दे टेंड टू हैव डार्क स्किन्स, ठीक है। उसके बाद जो फॉर एग्जांपल अंडरग्राउंड और जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट जो प्लांट होते हैं वो ड्वार्फ होते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग वी नीड सम बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिकॉज दिस population genetics, this population genetics is based on किस पे बेस है? इट इज़ बेस्ड ऑन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हमको थोड़ा सा हमको प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज़ अ लिटिल बिट अबाउट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हमको सबसे पहले मैं आपको बताऊँ इवेंट्स का मतलब क्या होता है ना? अकरिंग ऑफ समथिंग। जैसे मान लो कुछ चीज़ हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे? इवेंट, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है ना? अकरेंस ऑफ समथिंग इज नॉन एज द इवेंट। इसमें दो कैटेगरी होती है, ठीक है। लेट मी शो यू। दो कैटेगरी होती है। इसमें क्या होता है? सबसे पहले होता है एक कैटेगरी हमारे पास जो होती है दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एंड द सेकेंड वन इज इंडिपेंडेंट इवेंट। नाउ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? दीज आर दोज इवेंट्स जिसका द अकरेंस ऑफ विच अगर एक ट्रायल में दोनों में से एक होगा तो रिमेनिंग ट्रायल जो होगी उस पर असर करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इवेंट दैट द अकरेंस ऑफ वन ऑफ दैम इन अ ट्रायल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम एक जो किसी चीज़ का एक आउटकम आया, दैट इज़ द ट्रायल, ठीक है। अब ट्रायल किसी एक का ट्रायल होना, एक का होना दूसरे को असर करेगा, दैट इज़ दिस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू। जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है। टॉसिंग अ कॉइन वंस, एक बार हमने टॉस कर दिया कॉइन, मतलब इसका मतलब इट कॉन्स्टिट्यूट अ ट्रायल, एक ट्रायल हो गए, ठीक है। अब या तो इसमें आइदर द हेड आएगा और वी हैव दिस टेल, ठीक है। कभी भी दोनों नहीं आ सकते, कैन नेवर बी बोथ, ओके, नेवर बी बोथ। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब अगर एक आ गया तो दूसरा नहीं आ सकता फिर,
ठीक है। तो दीज आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एंड इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं हम? इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हम, फॉर एग्जांपल द प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होते हैं वो होते हैं 1/n। अब n क्या होते हैं? नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स। अब फॉर एग्जांपल टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, तो यहाँ तो हेड आ सकता है, यहाँ तो टेल आ सकता है। दीज आर टू इवेंट्स। तो ट्रायल मतलब हमने कितनी बार टॉस किया कॉइन को। अब फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर टॉसिंग कॉइन वंस, तो इट कॉन्स्टिट्यूट वन ट्रायल, ठीक है। सो इट इज़ वन ट्रायल। एंड द नंबर ऑफ इवेंट्स क्या आ सकते हैं? पॉसिबल इवेंट्स वी हैव हेड और टेल, दैट इज़ 2। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेयर इन दिस केस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड और टेल इज़ 1/2, ठीक है। तो ऐसे तरीके के जो इवेंट्स होते हैं, दीज इवेंट्स आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अब हमारे पास सेकंड जो है वो है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब अकरेंस ऑफ वन इवेंट डज नॉट affect the probability of remaining event, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अगर ट्रायल में हम कुछ चीज़ करेंगे तो अगर एक इवेंट आएगा तो दूसरे इवेंट पे उसका असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, इफ वी आर टॉसिंग, नाउ वी आर टॉसिंग 2 coins, टॉसिंग 2 coins। अब साइमल्टेनियसली, ठीक है, दोनों कॉइन्स को एक ही साथ टॉस करेंगे हम। फॉर एग्जांपल वी आर टॉसिंग दिस कॉइन नंबर 1 एंड कॉइन नंबर 2। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हेड आएगा, सो इट इज़ नॉट इम्पैक्टिंग द इवेंट ऑन इट। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट इम्पैक्टिंग द आउटकम ऑफ द अदर। सो इट इज़ नॉन एज दिस टाइप ऑफ इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। सो यहाँ पे हमने देखा कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इवेंट। फर्स्ट इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर एक आया तो दूसरा नहीं आएगा फिर। एंड सेकेंड इज़ इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होता है हमारे पास अगर एक आया तो वो दूसरे की इवेंट की आउटकम को इफेक्ट नहीं करता, ठीक है। सो अब इस तरह का हम जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 2 और मोर इंडिपेंडेंट इवेंट टुगेदर, जब हमको साथ में निकालना होता है इनका, जैसे फॉर एग्जांपल 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट आए जो कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो उनका हम क्या निकालते हैं? प्रोडक्ट करते हैं। वी टेक द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी लेते हैं और उनका प्रोडक्ट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू, जैसे कि मान लो वी आर टॉसिंग 2 coins। अब हम लेट मी ऐड दिस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल वी आर टॉसिंग 2 coins। अब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे, कॉइन ए एंड कॉइन बी। इनको हम साथ में टॉस कर रहे हैं और वो भी एक बार, वंस, ठीक है। अब इवेंट्स क्या क्या आ सकता है? फॉर एग्जांपल पहला इवेंट तो ये आ सकता है कि हेड पहले में आएगा और दूसरे में भी हेड आएगा, ठीक है। मींस हेड इन बोथ। दूसरा क्या आ सकता है हमारे पास? दूसरा हमारे पास आ सकता है कि पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, ठीक है। एंड ये भी आ सकता है कि पहले में टेल आए दूसरे में हेड आए, ऑल राइट। एंड द नेक्स्ट वन वी हैव टेल इन बोथ, ठीक है, जैसे कि पहला था। अब हम क्या करेंगे? इसमें जो कम्बिनेशन बनेगा, इसमें कम्बिनेशन क्या बनेगा? कॉइन 1 ए एंड कॉइन बी। इसमें हम दोनों का जो कम्बिनेशन बनाएंगे हमारे पास क्या बनेगा? फॉर एग्जांपल वी हैव दिस हेड इन फर्स्ट वन एंड हेड इन सेकंड वन, ठीक है। टोटल हम कम्बिनेशन बनाएंगे एंड हेड इन इसमें, ठीक है। पहले में हेड आएगा तो दूसरे में तो कुछ भी आ सकता है, हेड आ सकते हैं, टेल भी आ सकता है, ठीक है। सो हेड इन फर्स्ट एंड टेल इन सेकेंड, टेल इन फर्स्ट एंड हेड इन सेकेंड, टेल इन, ठीक है। तो दोनों में आ सकता है, आइदर वी हैव दिस टेल दोनों में आएगा। अब फॉर एग्जांपल दीज, इसमें क्या करेंगे हम? इसमें अगर प्रोबेबिलिटी दोनों में हेड, अगर हेड आएगा, ये वाला इवेंट है, ठीक है। तो अगर हेड आया दोनों में तो हमको पता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। एक कॉइन अगर हम टॉस करेंगे उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो दोनों की हम कैसे कर निकालेंगे? 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट इज़ द मल्टीप्लिकेशन 1/2 इट इज़ 1/4, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो निकालते हैं इट इज़ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी टेल का 1/2 है, तो और दूसरे टेल का 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इज़ 1/4,
4। ठीक है, अब यहाँ पे जो कम्बिनेशन होता है, कम्बिनेशन, अब जैसे मान लो या तो पहले में हेड आएगा दूसरे में टेल आएगा, या तो पहले में टेल आएगा दूसरे में हेड आएगा, तो या तो अब इस तरह की कम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी जो है ना, तो इसमें क्या हम लगाते हैं एंड, आइदर वी कैन गेट हेड इन फर्स्ट एंड टेल इन सेकेंड, एंड टेल इन फर्स्ट एंड हेड इन सेकेंड। तो इस तरह के कम्बिनेशन को हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे करता हूँ, हम क्या करते हैं, इसका मतलब होता है कि हेड फर्स्ट में आए एंड हेड वन टेल आए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी इसमें क्या है, इसमें आएगी 1/4। ठीक है, प्लस 1/4। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। ठीक है, क्यों, अब इसमें क्या होता है, हेड एक बार आएगा, 2 क्वांटाइज करेंगे तो 1 है, तो टोटल इवेंट्स कितने हैं, टोटल इवेंट्स 4 हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या करना होता है हमको, एंड जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी, आपने सी सेट पढ़ा होगा, जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी में प्लस दिस एंड आए तो वहाँ पे हमको प्लस लगाना होता है, और जहाँ पे और आए वहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना होता है। सो दीज आर लिटिल बिट बेसिक अबाउट दिस इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी के लॉज, मतलब इसमें जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब आपको याद रखना है, और इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब याद रखना है। वैसे भी ये इतना ज़्यादा काम का नहीं है, बट स्टिल आई एम जस्ट गिविंग यू इनसाइट कि कैसे ये होता है, ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, उसके बाद वी हैव दिस, आपने सुना होगा काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, सो काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है ना, इसमें हम चेक करते हैं, इसमें हम डेटा निकालते हैं। फॉर एग्जांपल वी गॉट दिस डेटा ऑफ F1 जनरेशन एंड F2 जनरेशन एंड F3 जनरेशन। ठीक है, उनका डेटा को टेस्ट करने के लिए हम क्रॉसेस करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस करते हैं, टेस्ट क्रॉस को कंपेयर करने के लिए हम काई स्क्वायर का डेटा का यूज़ करते हैं, और वी कैन से दैट वी यूज़ दिस काई स्क्वायर मेथड। अब इसमें क्या होता है, जो भी हमारे पास डेटा होता है ना, उसको हम डेटा कलेक्शन जो होती है उसकी जो हम कलेक्शन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, या तो हम दिस मेजरेबल जो होता है वो, या तो हम मेजर करते हैं, या तो हम क्लियर कट डिवीजन होती है क्लासेस की। ठीक है, अब मेजरेबल करेक्टर होता है, दूसरा होता है इम्यूनरेशन डेटा। अब इन्यूमरेशन डेटा मतलब कि हमको ना क्लियर कट नहीं होता इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल क्लियर कट क्लासेस नहीं होती, जस्ट अ सेकेंड, क्लियर कट क्लासेस नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दिस नंबर ऑफ राउंड एंड रिंकल्ड सीड। ठीक है, तो इसमें हम क्लियर कट क्लासेस नहीं बना सकते। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दूसरा में है मेजरमेंट ऑफ करेक्टर। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, प्लांट की हाइट। ठीक है, तो ये है सीड की यील्ड, और एंड डेटा कैन नॉट बी डाइवर्टेड इनटू क्लियर कट क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कट नहीं होता, यहाँ पे क्लियर कट होता है। ठीक है, सॉरी दिस यहाँ पे क्लियर कट होगा, क्योंकि क्लियर कट इन द सेंस ये है हमारे पास एक दिस राउंड, एक तो राउंड होगा, दूसरा क्या होगा, रिंकल्ड होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो हाइट होगी, और वी कैन से द सीड के नंबर होंगे, तो ये क्लियर कट नहीं होता, तो ये हमारे पास क्वान्टिटेटिव ट्रायल होता है, और वी कैन से क्वान्टिटेटिव ट्रेड, ये क्वालिटेटिव ट्रेड होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सिर्फ मेरा समझाने का मकसद ये है कि हम क्या करते हैं, हम काई स्क्वायर मेथड का यूज़ करते हैं, हम काई स्क्वायर मेथड का यूज़ करते हैं टू कंपेयर आर जो रेशियोज़ आती है इन टेस्ट क्रॉस, उसको कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस जेनेटिक्स में प्रोबेबिलिटी के जो लॉज होते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम, जो काई स्क्वायर टेस्ट होता है, इसमें हम चेक करते हैं कि जो रेशियो जो आई है, वो सेम है एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड रेशियो है एज एक्सपेक्टेड रेशियो, ठीक है, वो सेम है या नहीं सेम है। ठीक है, तो ये हम उसके बाद हम देखते हैं कि हम जो क्राइटेरिया ले रहे हैं या जो भी हम ले रहे हैं, तो ये एक जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पे बेस्ड है कि नहीं है। ठीक है, जो हमने सेट क्राइटेरिया रखा था उस पे ऊपर बेस है कि नहीं है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करते हैं, हम इसमें काई स्क्वायर जो हम फॉर्मूला निकालते हैं, ऑब्जर्वर माइनस एक्सपेक्टेड अपॉन इसका स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो ये किसी काम का नहीं, बट स्टिल हम जस्ट टेलिंग यू कि इसमें क्या क्या करते हैं। ठीक है, ये थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं, दैट इज़ है दिस हाउ वी कैन यूज़ दिस मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड दिस स्टैटिस्टिक्स इन आवर जेनेटिक्स। ठीक है, ओके, सो बैक टू दिस लेक्चर। अब दिस इज़ अ लाइन आई हैव केप्ट फॉर दिस कंक्लूजन, या बाद में लिख सकते हैं कंक्लूजन में जो भी हम मतलब लॉज ऑफ
मेंडल लिखेंगे ना उसके लास्ट में हम ये लाइन यूज़ कर सकते हैं। तो ये अगेन दीज आर द PYQs एंड दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ द PYQ। इसमें मेंडल के लॉज, पोस्ट मेंडलिज्म, ठीक है। तो इसमें मेंडल के लॉज होते हैं, पोस्ट मेंडलिज्म आता है। अब मेंडल के लॉज जैसे फॉर एग्जांपल दे विल आस्क यू वेरियस लॉज ऑफ मेंडल, तो आपको जो 2 लॉज हैं, 2 वो आपको मेंशन करने हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है दैट इज़ द प्रिंसिपल, क्योंकि उसकी डिविएशन बड़ी सारी है। ऑलराइट, तो दे हैव उसके बाद दे हैव आस्क अस दिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद एग्जांपल 2 बार, सेग्रीगेशन विद एग्जांपल, ठीक है। एंड वी हैव दिस डोमिनेंस, क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, एंड मेंडल की सक्सेस का राज एंड वाई ही चूज दिस पी प्लांट, ठीक है। तो ये है हमारे पास PYQs एंड दिस इज़ द लेटर मेंडलिज्म और वी कैन से द पोस्ट मेंडलिज्म। इसमें एपिस्टेटिक और डोमिनेंस जीन इंटरेक्शन के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास जीन इंटरेक्शन डायरेक्टली तो सिलेबस में नहीं है, बट उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था, सो वी हैव टू हैव अ बेसिक आइडिया ऑफ दीज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये 2017 में आया था, अगर हमने कर लिया होता जो 21 में पेपर दिया जिसने, उसको सेम बिल्कुल क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है एज इट इज़, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, जो स्वीट पी है उसको एज एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्यों लिया, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ सम एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस इसमें ये है कि जो पी प्लांट है इसके कंट्रास्टिंग करेक्टर्स थे 2, ठीक है, 2 क्लियर कट कंट्रास्टिंग करेक्टर्स थे, तो जो स्टेबल में लिए हुए। फॉर एग्जांपल 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर इट हैज़, जैसे कि सीड शेप जो थी, एक राउंड थी, एक रिंकल थी। दीज आर द क्रोमोसोम नंबर्स एंड दिस इज़ द जीन जो इसको रिप्रेजेंट करता है, ये हम आगे कराएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद क्या, फॉर एग्जांपल दिस इज़ जीन नंबर 1, इसमें हमारे पास कॉटिलेडन का कलर होता है, तो यहाँ तो ये येलो हो सकता है, यहाँ तो ग्रीन हो सकता है, ठीक है। एंड वी हैव दिस ये, तो दीज आर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो इसमें क्या होता है, यहाँ तो येलो होता है, यहाँ तो ये होता है, तो ये जो फॉर्म है इट इज़ डोमिनेंट एंड इट इज़ रिसेसिव। ऑलराइट, सो अब इसमें हमने क्या देखा, तो ये हमारे पास जो क्लासिफिकेशन देता है, क्लियर कट क्लासिफिकेशन देता था ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। सो इसलिए जो ये एक सक्सेसफुल मटेरियल रहा फॉर दैट इज़ द, मतलब ये पी प्लांट जो है एक सक्सेसफुल मटेरियल रहा। उसके बाद जो फ्लावर था उसमें हम इजीली जो मतलब इमेस्कुलेशन या जो भी सेल्फिंग वो इजीली कर सकता था मेंडल। उसके बाद फ्लावर जो था वो लार्ज था, इमेस्कुलेशन और पॉलिनेशन कराने में इजी होता था, और हर साल इसकी नई जनरेशन, शॉर्ट लाइफ साइकिल था, ठीक है, तो हम जनरेशन ले सकते थे इसमें इजीली। और इसका जो सीड है वो लार्ज था, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी जर्मिनेशन में। सो दीज आर सम ये है पी प्लांट की सक्सेस का राज, ठीक है। सो इट वाज वेरी इजी टू यूज़ दीज बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, ठीक है। एंड मेंडल ने जो राजमा दैट इज़ फिशोलियस वल्गैरिस, इस पे भी काम किया, ठीक है, तो उस पर आई समझ। सो उस पर भी उनने पेपर वगैरह लिखा अलॉन्ग विद दिस। तो मेंडल का सक्सेस का राज क्या है, ठीक है। सो वी हैव द रीज़न फॉर मेंडलियन सक्सेस और मेंडल सक्सेस। तो रीज़न क्या है कि उसने जो उसके फेलियर्स थे, जो मतलब जो पिछले वर्कर्स के फेलियर्स थे, उसने उसको स्टडी किया था और उसने उसको दिमाग में रखा था अपना एनालिसिस करने के टाइम। और पहले क्या किया मेंडल he took only one pair of contrasting character at a time in the starting. After that he मतलब उसने क्या किया, दो पेयर ले लिए simultaneously, then he took 3 pairs, ठीक है। एंड मेंडल्स दिस मैनी जो सी वेराइटी जो होती है उसमें 1 or more contrasting character था, तो it was easy to distinguish between them. Alright, so Mendel classify all these population based on contrasting character, ठीक है। तो ये भी एक मेंडल का सक्सेस का रीज़न था। दूसरा क्या था, इसने एक्सपेरिमेंट जो किए दैट वाज कंडक्टेड विद अ ग्रेट केयर। ऑलराइट, सो मतलब केयरलेसनेस अवॉइड किया ताकि कोई एरर ना आए। उसके बाद उसकी एक्सपेक्टेड रेशो जो थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसने 2.82 अगर आई तो उसने उसको भी 3 से 3.1 से मतलब उसको बोला कि दैट इट इज़ ड्यू टू द एरर। तो ये हमारे पास उसने 3:1 नहीं ली, तो उससे क्या हुआ, उसके जो एक्सपेरिमेंट्स में वो ईजी हुआ उसके एक्सपेरिमेंट्स। सो दीज आर सम रीजंस जिसकी वजह से क्या है मेंडल ने क्या किया था, ही वॉज सक्सेसफुल इन स्पाइट ऑफ दिस, उस मतलब इसके एक्सपेरिमेंट वगैरह के, लेकिन ही हैज़ बीन अनडाउटली लकी, मतलब वो लकी भी था कुछ सेंसेस में। अब ये लकी किस लिए था, सबसे पहले उसने जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे वो सारे क्या थे, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस शो करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। और कोई भी नॉट अ सिंगल वन वाज इनहेरिटेड क्वांटिटेटिवली। तो जो क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस होता है उसमें क्लियर कट डिवीजन होता है, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती आइडेंटिफिकेशन में, ठीक है। सो दिस कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कलेक्टर जो थे ये
दे वर गवर्न बाय द सिंगल जीन, ठीक है। तो सिंगल जीन से गवर्न होते थे, इसलिए उसमें कोई मल्टीपल जीन हाइपोथेसिस का भी यूज़ नहीं हुआ, कोई प्लूरोट्रोपिज्म भी नहीं था, ठीक है। सो इट वाज मतलब उसकी लक ही कहेंगे इसको हम। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें लिंकेज भी इसको नहीं मिला, क्योंकि जो 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे ये हमारे पास अलग अलग क्रोमोसोम्स पे थे, ठीक है। तो उसके बाद कुछ ही जो दो इसके कैरेक्टर थे वही सेम क्रोमोसोम्स पे थे, तो बाकी जो थे वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे थे। और जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमने अभी पीछे पढ़ा कि वी और एल ए, ये जो इसके कैरेक्टर्स थे, मतलब ये हाइट को रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरे कलर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कॉटिलेडन को कलर को। तो ये तो एक ही क्रोमोसोम पे थे। फॉर एग्जांपल देवर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 4, मान लो 4 क्रोमोसोम नंबर पे दोनों कैरेक्टर। तो इसमें लिंकेज तो पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि ये लिंक्ड जीन थे, एक ही जीन पे प्रेजेंट थे, तो ये दे टेंड टू इनहेरिटेड टुगेदर। लेकिन इसमें क्या होता है, इनका इसने ये वाले कैरेक्टर ही नहीं लिए थे, इसने दिस हाइट एंड कॉटिलेडन का कलर वाला कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स ने लिया ही नहीं। सो इट वाज अ लक फॉर हिम। अगर उसने वो लिया होता तो उसके एक्सपेरिमेंट्स में भी फेल हो जाते, फेल इन द सेंस कि ही वाज नॉट एबल टू मतलब बता नहीं पाता, एक्सप्लेन नहीं कर पाता लिंकेज को, क्योंकि उस टाइम पे लिंकेज की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। सो नाउ द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, और वी कैन से द मेंडल्स लॉ, ठीक है, विद सुटेबल डेफिनेशन एंड डायग्राम्स, ऑल राइट। सो मेंडेलियन लॉ, और वी कैन से द मेंडलिज्म, इट इज़ द रिलेशनशिप किसके बीच में, इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द कैरेक्टरिस्टिक पेयर और जो रेशो आती है प्रोजेनी की, दैट इज नॉन एज द मेंडलिज्म। एंड मेंडलिज्म इट इज़ नॉट अ थ्योरी ऑफ दिस origin of inheritance, और वी कैन से हेरिडिटी का ये नहीं है, इट इज़ द थ्योरी ऑफ मैनर इन विच द इनहेरिटेंस टेक प्लेस। मतलब ये इनहेरिटेंस जो मतलब कैरेक्टर्स जो आते हैं वो कैसे आते हैं, दैट इज दिस मेंडलिज्म, इट इज़ नॉन एज द लॉ ऑफ, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन एज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अब सबसे पहले पहला लॉ देखेंगे। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसमें ना, फॉर एग्जाम्पल दे विल आस्क यू द फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो आपको क्या क्या लिखना है, यू जस्ट हैव टू राइट द डेफिनेशन, ठीक है, जो इसकी डेफिनेशन, और वी कैन से द जो लॉ है, उसके बाद जो एग्जांपल इसकी, ठीक है। तो दीज आर जस्ट टू मतलब एक्सप्लेनेशन करने के लिए, समझने के लिए। उसके बाद आपको क्रॉसेस एग्जांपल लिखना है, क्रॉसेस के साथ यू आर डन, ठीक है। ऑल राइट। सो दिस द फर्स्ट लॉ इट सेज दैट 2 एलिल्स, जो भी 2 एलिल होते हैं ना F1 जनरेशन में, वो कंटेमिनेट नहीं करते एक दूसरे को, दे डू नॉट कंटेमिनेट ईच अदर, ये सेपरेट हो जाते हैं एंड पास टू द डिफरेंट गैमेट्स, जो अलग अलग गैमेट्स थे, इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, जो भी ओरिजिनल फॉर्म जो पेरेंट्स में था उसी फॉर्म में ये चले जाते हैं इन द गैमेट्स, और वो भी इक्वल प्रोपोर्शन में। इक्वल प्रोपोर्शन मतलब गैमेट्स का फॉर्मेशन जो होगा वो 50-50 होगा, 50% एक गैमेट बनेगा, 50% दूसरा गैमेट बनेगा। सो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ऑल राइट। एक बार और देखते हैं, द 2 एलिल्स ऑफ ए जीन that is in F1 generation, for example T and T, they do not contaminate each other, एक दूसरे को contaminate नहीं करते, ठीक है। they separate, जब ये separate होते हैं during the gametogenesis and pass to the different gametes and also in equal proportion, that is the 50-50। हम देखेंगे इसकी explanation में आगे, ठीक है। सो जैसे मान लो एक टिपिकल मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं हमारे पास टिपिकल रेशो, दैट इज़ 3:1, ठीक है। तो जो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमको सपोज करना पड़ेगा कि जो करेक्टर है, क्योंकि देयर आर वेरी मच कम्प्लेक्सिटी कि एक करेक्टर को एक जीन रिप्रेजेंट नहीं करता, बड़े सारे करेक्टर होते हैं जिनको 2 जीन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बड़े सारे ऐसे जीन होते हैं जो एक से ज़्यादा करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो हम जीन इंटरेक्शन में पढ़ेंगे। ऑल राइट। सो वी हैव हियर दैट वी हैव सपोज द करेक्टरिस्टिक्स इज प्रोड्यूस बाय सिंगल जीन, एक ही जीन मतलब जो करेक्टर है ये एक ही जीन ने प्रोड्यूस किया, और जो हर एक जीन होता है उसकी 2 क्या होती है हमारे पास अल्टरनेट फॉर्म होती है, जैसे 2 एलिल्स होती है। तो आपको पता है एलिल्स क्या होता है, इट इज़ जस्ट एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक हिस्ट्री की कोई बुक है, फॉर एग्जांपल जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्ट एंड कल्चर की कोई बुक है, आर्ट एंड कल्चर का 2 एलिल क्या होगा, एक तो होगी जो NCERT की बुक है वो भी सेम काम है उसका, और दूसरा नितिन सिंघानिया, दोनों सेम बुक है, सेम काम है, ठीक है। तो बट फॉर्म इज डिफरेंट। सो ईच जीन हैज़ 2 अल्टरनेटिव फॉर्म, दैट इज़ फॉर एग्जाम्पल T एंड T। ये टॉल है, ये हाइट के लिए, दोनों हाइट के लिए जीन है, ये टॉल है, ये रिसेसिव, इट इज़ दिस ड्वार्फ,
ऑलराइट, सो टू एलिल्स गवर्न द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रास्टिंग फीचर ऑफ करेक्टर, जो उनका जीन जो उसको जिस जीन को वो गवर्न करते हैं उससे, ठीक है। और ईच जो सोमेटिक सेल्स होता है इसमें हमारे पास 2 कॉपीज़ होती है हर एक जीन की, ठीक है, हर एक जीन की हमारे पास 2 कॉपीज़ होती है। ऑलराइट, सो एलिल अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अब इसी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि एलिल जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है दैट इज नॉन एज द डोमिनेंट, एंड द एलिल विच डू नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इज नॉन एज द रिसेसिव, ठीक है। एंड द फिनोमिना इज नॉन एज द डोमिनेंस। ऑलराइट, दिस फिनोमिना इज नॉन एज द डोमिनेंस, वी विल स्टडी दिस इन दिस जीन इंटरेक्शन। ऑलराइट, so an individual having 2 copies having 2 same copies that is known as the homozygous, ठीक है। homozygous मतलब जिसके जीनोटाइप में, और वी कैन से जिसके दिस गैमीट में वी हैव capital R and capital R, or we have small r and small r. This is known as the homozygous and the condition is known as the homozygosity. और जिस इंडिविजुअल में 2 अलग अलग होंगे, फॉर एग्जाम्पल R and R, इट इज़ नॉन एज हेटेरोजाइगस एंड द कंडीशन इज नॉन एज हेटेरोजाइगस। दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन दिस में क्या क्या टर्म्स आती है। अब जो मेंडल ने ना इसके लिए होमोजाइगस के लिए उसने प्योर यूज़ किया था की टर्म, एंड द टर्म ही यूज्ड फॉर हेटेरोजाइगसिटी वाज हाइब्रिड। ऑलराइट, सो अब एक इंडिविजुअल में जिसमें द अपीयरेंस ऑफ द इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसने बोला है फिनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप होती है अपीयरेंस किसी भी इंडिविजुअल की, सारे जो उसके कैरेक्टर्स जो दिखते हैं ना, दैट इज़ दी नॉन एज द फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होता है, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट जो जीन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ना, ठीक है, दैट इज़ नॉन एज द जीनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल जीनोटाइप ऑफ दिस फॉर टॉल इज R and R, और वी कैन से R, जैसे मान लो टॉल या और वी कैन से राउंड के लिए ये जीनोटाइप है, ठीक है। एंड बट फिनोटाइप क्या है, इन दोनों का फिनोटाइप सेम है, दैट इज़ द टॉल, ठीक है। सॉरी दिस टॉल नहीं, राउंड, मान लो राउंड, तो दोनों का फिनोटाइप इज़ राउंड, बट जीनोटाइप 2 हैं, या तो ये प्योर टॉल राउंड हो सकता है या हाइब्रिड राउंड हो सकता है, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज़ अब इसमें क्या होता है कि जीनोटाइप इन इंडिविजुअल पोजेसिंग रिसेसिव कैन बी इनहेरिटेंट एज ए फिनोटाइप। अब इसमें क्या होता है, जो इसमें डोमिनेंट होता है ना, उसकी फिनोटाइप को हम नहीं बता सकते कि वो उसका जज नहीं कर, वो उसको जज नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ द फिनोटाइप। क्यों? क्योंकि फिनोटाइप इज़ नॉट दिस, और वी कैन से द डोमिनेंट इज़ नॉट एन एक्सप्रेशन ऑफ द फिनोटाइप। हम डोमिनेंट को फिनोटाइप से नहीं देख सकते, क्योंकि वो हाइब्रिड भी हो सकता है, और वी कैन से द होमोजाइगस भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस भी हो सकता है। लेकिन जो डोमिनेंस दिस रिसेसिव होगा ना, तो रिसेसिव जो ट्रेट होगा वो हम उसको कंफर्म कर सकते हैं बाय द फिनोटाइप। क्यों? क्योंकि हम बोलेंगे फिनोटाइप में अगर रिसेसिव आएगा और वी कैन से ड्वार्फ आएगा, तो उसका हमेशा जो जीनोटाइप होगा दैट विल बी ऑलवेज TNT, स्मॉल TNT, ठीक है। तो दिस वाज जस्ट टू एक्सप्लेन और जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और वी कैन से डोमिनेंस, दिस मेंडल के लॉज कैसे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेग्रीगेशन लिखना है, यू जस्ट हैव टू राइट दिस डेफिनेशन, ऑल राइट, और वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस द क्रॉसिंग बिटवीन, क्योंकि हमको पता है हमने सेग्रीगेशन फर्स्ट वाला लॉ है, इसके लिए हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यूज़ किया, दैट इज़ वी हैव टेकन दिस क्रॉस बिटवीन राउंड एंड रिंकल सीड, ठीक है। तो हमने देखा था अभी पीछे कि राउंड जो है शेप ऑफ दिस, वेयर इज इट इज़ दैट ही है, शेप ऑफ सीड राउंड, ये क्रोमोसोम नंबर 7 पे, और इसको R से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो कैपिटल R स्मॉल r से, ठीक है, ये A है, ये सब में आएगा, ठीक है। आइदर इट कैन बी कैपिटल R और स्मॉल r, जस्ट अ सेकेंड, कैपिटल R और स्मॉल r, कैपिटल A और स्मॉल a, एंड दिस इज कैपिटल I, यहाँ इसमें G और P होगा, ठीक है, और इट कैन बी V और इट कैन बी FA, ठीक है। ऑलराइट, इट कैन बी LE। सो डोमिनेंट वाला ऐसे होगा और रिसेसिव वाला स्मॉल वैसे होगा, तो ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम चलेंगे, ठीक है। तो वी आर क्रॉसिंग यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस टू क्रॉस बिटवीन दिस राउंड एंड राउंड, ठीक है। देखते हैं हम, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिया एक पेरेंट जो एक फ़ीमेल ली हमने, इस तरफ हमेशा फ़ीमेल रखते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा फीमेल कौन सी है, मेल कौन सी, बट यहाँ पे हमेशा जो होगा बाय कन्वेंशन वी कीप फीमेल हियर। तो यहाँ पे हमने एक फ़ीमेल ली, दैट इज़ दी R एंड वी हैव टेकन अ रिसेसिव पेरेंट, एंड जब हमने उसका गैमीट्स बनाया तो इसका सेम गैमीट बनेगी, क्योंकि दोनों एलील सेम है, दैट इज़ दी R, और इसका भी गैमीट सेम है, दैट इज़ दी R, ठीक है। जब इसकी क्रॉसिंग होगी तो इट F1 जो है वो इट विल बिकम R एंड, और इट ये क्या होगा, राउंड होगा, बट दिस राउंड इज़ हाइब्रिड राउंड, ठीक है। अब जब इसकी हम सेल्फिंग करेंगे,
ठीक है, या इसकी सेल्फिंग करेंगे तो इसमें गैमीट्स क्या बनेगा, एक ये बनेगा एक ये बनेगा, ठीक है। तो हम इसकी सेल्फिंग करेंगे। सेल्फिंग मतलब इसी को इसके साथ ही इसी का दूसरा प्लांट या जिसका सेम जीनोटाइप है उसके साथ इसकी सेल्फिंग कर देंगे, ठीक है। क्रॉसिंग मतलब उसके साथ इसकी ब्रीडिंग कर देंगे। तो इसमें क्या आएगा, एक कैपिटल आर, एक गैमीट आएगा स्मॉल आर, क्योंकि दो अलग अलग गैमीट्स हैं। इसमें भी एक कैपिटल आर आएगा और एक स्मॉल आर आएगा। तो जब हम इसका देखेंगे इसकी मतलब जो इसकी क्रॉसिंग करेंगे तो इसमें क्या आएगा, आर एंड आर, और यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास राउंड जो है वो कितने मिलेंगे, 3, और रिंकल्ड हमारे पास कितने मिलेंगे, 1, और इसकी रेशियो जो होगी फिनोटाइपिक रेशियो विल बी 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगी, 1:2:1, ठीक है। तो जो 2 होगा दे आर दिस हाइब्रिड, कौन से, राउंड, हाइब्रिड राउंड, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन इससे हमको क्या पता चलता है कि हमारे पास जो राउंड होंगे वो या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। द राउंड इन F2 उसके पास या तो ये होगा या आर आर, और वी कैन से वी हैव दिस आर एंड आर, ठीक है। और द रेशियो ऑफ आर दिस आर आर और आर आर क्या होगी, 1:2 होगी, ठीक है। हमने अभी देखा इसकी रेशियो, अगर हम दोनों आर की राउंड की रेशियो अगर देखें तो इट विल बी 1:2, ठीक है। ऑल राइट, सो अगर हम F3 की सेल्फिंग करेंगे तो सारे जो हैं वो हमको फ्रॉम ऑल जो आर से निकलेंगे एंड सारे के सारे राउंड होंगे, और जो F इससे निकलेंगे वो उसके पास हमारे पास रेशियो आएगी, दैट इज़ 3:1, ठीक है। अभी हमने देखा। तो उसके बाद द फीचर्स, इसमें 3:1 की जो रेशो आती है इसके फीचर्स क्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ 2 कॉपीज़ ऑफ ईच। सोमेटिक सेल में वही हमको इसके बताना है कि इसमें सोमेटिक सेल में 2 कॉपीज़ होती है। प्रेजेंस ऑफ 1 कॉपी इन गैमेट्स, गैमेट्स में 1 कॉपी होती है। कंटेमिनेशन नहीं होती इनकी, ठीक है। F1 जनरेशन में इनकी कंटेमिनेशन नहीं होती, ऑल्दो दे रिमेन टुगेदर। सेपरेशन हो जाती है उसके बाद जीन्स में, और अपने अपने गैमेट्स जो बनते हैं, एक F1 मतलब सेपरेशन हो जाती है, गैमेट्स जो F1 के बनते हैं दैट इज़ आर ये बनेगा और आर ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स, वो भी इक्वल रेशियो में, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इक्वल फ्रिक्वेंसी में हमारे पास F1 जनरेशन के जो भी गैमेट्स बनते हैं वो। दिस इज़ जस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन, और अगर एक्सप्लेनेशन पूछी तो हमको फिर ये लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे हमको सिंपल वो डेफिनेशन एंड द क्रॉस, और उसके बाद हमको ये सब लिखना है, ठीक है। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कंटेमिनेशन, नॉन कंटेमिनेशन ऑफ ईच अदर बाय द 2 एलिल, जो 2 एलिल साथ में रहते हैं ना, आर एंड आर, ये एक दूसरे को कंटेमिनेट नहीं करते, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टिकुलेट इनहेरिटेंस, ठीक है। वी कॉल दिस पार्टिकुलर इनहेरिटेंस। अब द फिनोमिना कैन बी डिफाइन, दिस फिनोमिना ऑफ सेग्रीगेशन दिस कैन बी डिफाइन, और वी कैन, आपको ये लिख सकते हो आप उस अपने जो आंसर है उसमें कि द 2 एलिल्स ऑफ द जीन present in F1 do not contaminate each other, they separate and pass into different gametes in their original form, producing different type of gametes, for example R and R in the equal ratio, ठीक है, in equal proportion। अब के बाद फॉर एग्जांपल रैंडम मेटिंग अगर होगी इन गैमेट्स को तो 3:1 रेशो में बनाएगा, विच इज़ रेफर्ड एज ए मोनोहाइब्रिड रेशो, ठीक है। All right, so the conclusion, you can use this conclusion for your answer of segregation, law of segregation जब आएगा तो आप ये वाला conclusion use कर सकते हैं। इसमें क्या बोल सकते हैं हम कि 2 different alleles of the same gene, that is R and R, they were brought together in hybrid F1, and even though the F1 hybrid, that is even though the hybrid produced was क्या था, round seeded था, लेकिन next generation में हमारे पास in next generation that is F2 it produced both, that is the round and wrinkle progeny, ठीक है। दोनों हमारे पास प्रोड्यूस हो गई, वो किस में, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 3:1। ओके, सो बोथ एलिल्स दैट इज आर एंड आर रिमेन टुगेदर विदाउट कंटेमिनेटिंग ईच अदर, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब इसका रीज़न क्या बताया जाता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन जो होती है ना ड्यूरिंग एनाफेज, एनाफेज 1 में, मियोसिस के एनाफेज 1 में, दैट इज रिगार्डिंग एज द रीज़न ऑफ दिस सेग्रीगेशन, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम देखेंगे कि इसको हम चेक कैसे करते हैं। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम मतलब जो भी हम इसकी फ्रीक्वेंसी को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। सो आपको पता है कि टेस्ट क्रॉस इट इज़ द क्रॉस बिटवीन F1, जो हमारे पास F1 आया था दैट इज़ R एंड R, उसका हम क्रॉस करते हैं रिसेसिव वाले के साथ दैट इज़ R एंड R, ठीक है। इसके साथ हम क्रॉस करेंगे, इसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उसका वो हमेशा 1:1 आती थी। इसमें हमको ये बताता है कि जो गैमीट्स दैट आर फॉर्म आर प्रोड्यूसिंग इन equal frequency, ठीक है। Let me show you. This is the cross, this is the definition of the test cross, that is the cross between F1 hybrid and the strain
जिसका और द स्ट्रेन और द वैरायटी जिसका रिसेसिव फॉर्म हो, ठीक है, इट इज़ नॉन एज टेस्ट क्रॉस. दस द केस इन दिस केस ऑफ द सीड शेप F1 दैट इज द R and R will be crossed with R and R, small r and smaller. The purpose of the test cross is to show that the segregation, that is the segregation of the single gene in what in hybrid produce two types of gametes and that too in equal frequency. Okay, so F1 produce दो, ये जो F1 है दैट इज़ द F1 हाइब्रिड, ये दो तरह के गैमीट प्रोड्यूस करेगा R and R, और जो रिंकल्ड सीड है दैट इज़ दी एक ही तरह का गैमीट प्रोड्यूस करेगा. एक ही तरह का क्यों गैमीट प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि इसमें एक ही एलील है, ठीक है. जब हम इसका क्रॉस करेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे R और यहाँ पे R, यहाँ पे R और यहाँ पे R, तो हम क्या देखेंगे कि दैट वी फाउंड दस R and R. तो जो R and R होगा ये राउंड होगा, ऑल्दो ये हाइब्रिड राउंड होगा बट राउंड होगा. उसके बाद ये R and R इट इज़ अगेन राउंड एंड इट इज़ रिंकल्ड एंड इट इज़ रिंकल्ड. सो 2 राउंड एंड 2 रिंकल्ड, ठीक है. तो 2 राउंड एंड 2 रिंकल, इसकी गैमेटोफिटिक और गैमेटिक एंड द फिनोटिपिक रेशियो इज बोथ रेशियो आर सेम एंड दैट इज़ 1:1, ठीक है. सो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ टेस्ट क्रॉस. हम टेस्ट क्रॉस का एप्लीकेशन इसलिए करते हैं ताकि हम स्टडी करें जीनोटाइप, ठीक है, और वी कैन से जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल. Alright, so the test cross is used to determine the genotype of a parent whether it is अब इसकी एप्लीकेशन ये है कि हम बता सकते हैं कि जो टेस्ट क्रॉस है और वी कैन से तो जो हमारे पास पेरेंट है या किसी चीज़ का, किसी भी पेरेंट प्लांट का जीनोटाइप हम बता सकते हैं, ठीक है. द टेस्ट क्रॉस इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ए पेरेंट वेदर द पेरेंट इज़ होमोजाइगस और वी कैन से द R and R है या तो R and R है, प्योर है कि ये हेटेरोजाइगस है. फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई प्लांट दे दूँ तो आपको पूछूंगा कि ये जो राउंड है ये आप बताओ इट इज़ दिस अ प्योर राउंड और इज़ दिस अ हाइब्रिड राउंड, ठीक है. तो आप कैसे बताओगे? सो वी कैन यूज़ दिस टेस्ट क्रॉस मेथड. अब हम क्या करेंगे फॉर एग्जांपल इन टेस्ट क्रॉस, फॉर एग्जांपल दिस इज योर एक्स प्लांट, यू डोंट नो वेदर इट इज़ अ होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, सो यू जस्ट टेस्ट क्रॉस दिस और वी कैन से हम इसका क्या करेंगे, वी विल डू दिस क्रॉसिंग विद द रिसेसिव पेरेंट, ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने TT ले लिया दैट इज़ दी वो रिसेसिव प्लांट के लिए हाइट का रिसेसिव, ठीक है. अगर तो हमारे पास प्रोजेनीस, अगर तो F1 की प्रोजेनी टॉल आई, ठीक है, F1 की प्रोजेनी अगर टॉल आई सारी की सारी, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तो जो एक्स प्लांट होगा ये क्या होगा, ये TT होगा, ठीक है. हम इसको देख भी सकते हैं, TT मान लो ये TT है और ये TT है, तो इसमें क्या होगा, F1 जो होगा इसमें एक ही गैमेट बनेगा दैट इज़ T और इसमें भी एक ही गैमेट बनेगा दैट इज़ स्मॉल t. तो जब इसकी क्रॉसिंग करेंगे तो और वी कैन से द इसका F1 जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, T and T. तो सारे जो बनेंगे T and T है तो और T and T है तो ये क्या होगा, इट इज़ टॉल. ऑलराइट, बट इन केस अगर 50-50 टॉल आए और 50-50 ड्वार्फ आया हमारे पास, देन इट इज़ इक्वल टू ये क्या होगा, हाइब्रिड टॉल होगा. फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये TT है, इसको हम क्रॉस करेंगे TT से, ठीक है. अब इसमें 2 गैमेट्स बनेंगे, एक T बनेगा, एक कैपिटल T बनेगा, एक छोटा T बनेगा और यहाँ पे तो दोनों TT बनेंगे. तो जब आप इसकी रेशियो निकालोगे तो इसमें क्या होगा, TT, यहाँ पे TT, यहाँ पे छोटा t, यहाँ पे छोटा t, स्मॉल t एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये जो होंगे दे विल बी हाइब्रिड टॉल, ठीक है. टॉल दिखेंगे आपको एंड इट विल बी ड्वार्फ. तो 1:1 और वी कैन से 50-50 में आपके पास हाइब्रिड टॉल भी मिलेगा आपके पास और ड्वार्फ भी मिलेगा. जब हमारे पास 50-50 हाइब्रिड टॉल भी मिलेंगे, ड्वार्फ भी मिलेंगे, देन इट इज़ नॉन एज द एक्स प्लांट इज़ क्या है, ये हेटेरोजाइगस टॉल है. ऑलराइट, और अगर हमको सारे के सारे जो विल गेट ऑल दीज F1 जनरेशन विल बी टॉल, देन इट विल बिकम इट इज़ हाइब्रिड दिस होमोजाइगस टॉल. ऑलराइट, सो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेस्ट क्रॉस. सो नाउ द नेक्स्ट वन इज़, अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन द सेंस कि अभी तक पूछा नहीं है बट मे बी इन फ्यूचर दे विल आस्क यू, बट ये उतना थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है. तो इसमें क्या है ना, इसमें आपको फिजिकल बेसिस ऑफ सेग्रीगेशन बताया, मतलब सेग्रीगेशन कैसे होता है. अब आपको पता है फॉर एग्जांपल ये जैसे मान लो ये होमोलोगस क्रोमोजोम है, जैसे मान लो होमोलोगस क्रोमोजोम है, ठीक है. अब ये हम होमोलोगस क्रोमोजोम कौन सी स्टेज पे, ये है आपके पास एनाफेज 1. एनाफेज 1 पे जो होमोलोगस क्रोमोजोम होता है वो डायड की फॉर्म में होता है, एक क्रोमोजोम, ठीक है. डायड मीन्स हैविंग 2 दिस आर्म्स, तो ये होमोलोगस पेयर है क्रोमोजोम का, ठीक है. फॉर एग्जांपल मान लो ये
है और ये ए है, ये बड़ा एलील है, ये मतलब कैपिटल ए एंड कैपिटल ए इट इज़ डोमिनेंट एंड इट इज़ स्मॉल एंड स्मॉल। इसमें क्या होता है, जब आपकी सेग्रीगेशन हो जाती है ना, जब आपकी सेग्रीगेशन होती है एनाफेस में, तो एक पेरेंट में क्या चला जाता है, एक पेरेंट में हमारे पास चला जाता है दिस कैपिटल ए, और दूसरे पेरेंट में यहाँ पे देखो मेटाफेस में आ गया। तो एक पेरेंट में हमारे पास कैपिटल ए चला गया और एक पेरेंट में हमारे पास स्मॉल ए चला गया, ठीक है। तो ये सेग्रीगेट हो गए। अब यहाँ पे फिर से क्या हो जाती है, एनाफेस सेकंड में, एनाफेस सेकंड में हमको पता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है उसकी ब्रेकिंग हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक यहाँ पे चल जाता है, एक यहाँ पे, तो ए एंड स्मॉल ए, ये टेट्राइड मतलब हमारे पास 4 डिफरेंट तरीके के गैमेट्स बनते हैं। एंड मतलब 4 डिफरेंट तरीके के या 2 डिफरेंट तरीके के गैमेट्स बनते हैं, और वो भी 2 एक के बनते हैं, 2 एक के बनते हैं, ठीक है, इक्वल रेशो में। सो दिस इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ दिस सेग्रीगेशन। ऑल राइट, so now the law of independent assortment, just let me show you law of independent assortment, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट इज द सेकंड लॉ। सबसे पहले ये आपको क्वेश्चंस इसमें पूछे थे, व्हाट इज द प्रिंसिपल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, एंड एक्सप्लेन करो एक्सपेरिमेंट वही हम इसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस लेंगे, उसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस ली थी, इसमें हम डाईहाइब्रिड क्रॉस लेंगे। मतलब कि मैंने आपको बताया था कि जब मेंडल की सक्सेस का रीज़न ये भी था कि पहले उसने एक ही कैरेक्टर को एट ए टाइम स्टडी किया, देन ही टुक 2 कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली। ऑल राइट, ओके, सो इसमें ये क्वेश्चन भी आ गए, अगेन इट इज़ रिपीट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल वही है जो हम इसमें क्रॉस यूज़ करेंगे, अगेन इट इज़ सेम, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन की स्टडी ऑन इनहेरिटेंस ऑफ, पहले क्या किया उसने मेंडल ने, जैसे मैंने आपको बताया 1 कैरेक्टर एट ए टाइम लिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, 1 कैरेक्टर एट ए टाइम दिस फॉर्मुलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ द जीन। उसके बाद द एसेंशियल कॉन्सेप्ट इसमें क्या क्या बताया कि डेवलपमेंट ऑफ ईच जो कैरेक्टर होता है इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ए जीन, एक जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, एंड ईच जीन एग्जिस्ट इन 2 अल्टरनेट फॉर्म। ये हमको वही बता रहा है कि 2 अल्टरनेट फॉर्म में होता है एक, और उनको हम एलील बोलते हैं, जो कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं, और वो एक जो कैरेक्टर है उसको क्या करते हैं, जज करते हैं, और वी कैन से उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसको फॉर्म करते हैं। जीन्स आर पार्टिकल्स, ठीक है, जीन्स आर पार्टिकुलेट्स सो दैट 2 एलील्स ऑफ ए जीन डू नॉट मॉडिफाई ईच अदर। ये पार्टिकुलेट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एक ये 2 है, ये एक दूसरे को मॉडिफाई नहीं करते हैं, ठीक है, ऑल दो दे रिमेन इन द सेम सेल, ठीक है। एंड सोमेटिक सेल जो होते हैं उसके पास 2 आइडेंटिकल कॉपीज़ हो सकती है और डिस्टिंक्ट कॉपीज़ हो सकती है एलील की। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिकल मतलब ए एंड ए, ठीक है, और सॉरी डिस्टिंक्ट मीन्स ए एंड ए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये। ऑल राइट, सो वाइल गैमीट्स हैव ओनली, गैमीट्स के पास ए की कॉपी होती है, ठीक है, जैसे मान लो ए, या तो ये होगा या तो ये होगा। ऑल राइट, सो द जीन जो होता है इट इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। हमको पता है कि जीन जो है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस से होता है, और हर एक जो प्रॉपर्टी होती है वो 3:1 रेशो में हमको मिलती है, ठीक है, F2 की। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे हम 2 क्रॉसेस कर रहे हैं, दैट इज़ हम क्या कर रहे हैं, 2 साइमल्टेनियसली दोनों को ले रहे हैं। तो हम F1 में अगर हम देखें तो दिस F2 F1 की अगर हम सेल्फिंग करें तो F2 जनरेशन उसकी फिनोटाइपिक रेशियो होती है 1:2। तो ये तो एक कैरेक्टर की आती है, ठीक है। अब दूसरे कैरेक्टर की हम क्या करते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो हम दोनों को साइमल्टेनियसली लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन टेक दिस, दोनों को हम साइमल्टेनियसली ले सकते हैं, तो दोनों को स्क्वायर कर सकते हैं हम। तो इसके आएगी 9:3:3:1 रेशियो, दिट इज़ डाईहाइब्रिड रेशियो, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सेग्रीगेशन एंड द असॉर्टमेंट ऑफ द एलील्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, ये एक दूसरे से दूर हैं। और ये क्या, कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इट फॉलोज द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मल्टीप्लिकेशन मतलब अगर एक कैरेक्टर का 1/4 है, दूसरे का 1/4 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट विल बिकम 1/2। ऑल राइट, सो दीज, ये आपको याद रखना। अब यहाँ पे अगर आपको समझ ही नहीं आया होता कि मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो यू वोंट बी एबल टू मतलब अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड फॉलोज द मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस मीन्स दैट एनी टू एलील्स ऑफ वन जीन इज इक्वली लाइकली। अब अब इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है कि अगर एक जीन जो है जितने उसके आने के चांसेस हैं उतने ही दूसरे के आने के चांसेस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इक्वली लाइकली का मतलब अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे, इफ़ वी आर टॉसिंग अ कॉइन एंड द हेड कम्स और द टेल कैन कम, ठीक है।
अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज इक्वल टू 1/2, दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2, दैट मीन्स दे आर इक्वली लाइकली। ठीक है, इक्वली लाइकली इन द सेंस, ये एक टर्म होती है जो हम जेनेटिक इसमें प्रोबेबिलिटी में यूज़ करते हैं कि इक्वली लाइकली, और इक्वली लाइकली है कि देयर चांसेस और वी कैन से देयर प्रोबेबिलिटी इज सेम। ठीक है, तो दैट मीन्स एनी टू एलील ऑफ वन जीन इज इक्वली लाइकली टू पास इनटू सेम जीन हैविंग एनी वन ऑफ द टू एलील। ठीक है, ऑफ द जीन। सो मतलब हर एक जीन का जो है हर एक एलील का जो है वो उसका इक्वली चांस है कि वो कौन से गैमीट्स बनाएगा। ठीक है, तो आइदर इट कैन बी ये इस गैमीट्स में भी जा सकता है और ये दूसरे गैमीट्स में भी जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक गैमीट है तो इसमें ए है, अब इस गैमीट में क्या हो सकता है, ए की जगह इसमें स्मॉल ए भी जा सकता है। सो दे हैव सेम चांस। सो अगेन एक बार और देखते हैं, द अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट दिस असॉर्टमेंट ऑफ एन एलील फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, और सॉरी दिस इंडिपेंडेंट, ऑल राइट, एंड फॉलोज द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो मैंने आपको सेकंड वाला बताया था। दिस मीन्स दैट एनी टू एलील्स ऑफ ए वन जीन इज इक्वली लाइकली टू पास इनटू द सेम गैमेट्स हैविंग एनी वन ऑफ द टू एलील। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए में हमारे पास फॉर एग्जांपल हम दो ले लेते हैं, अगर ए में हमारे पास एक ये है तो इसके साथ क्या आ सकता है, इसके साथ हमारा कैपिटल आर भी, स्मॉल आर भी आ सकता है और कैपिटल आर भी आ सकता है। इसमें दोनों मतलब वो हैं, दोनों चांसेस दोनों के आने के। ऑल राइट, सो दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन बाय स्टडिंग द इनहेरिटेंस ऑफ द टू कैरेक्टर एट अ टाइम। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, यू जस्ट हैव टू, फॉर एग्जांपल इफ दे विल आस्क यू, यहाँ पे ये जो जितने भी सारे क्वेश्चन हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्पेसिफिकली, तो आपको ये यहाँ से स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद दिस लॉ कैन बी स्टडीड बाय टेकिंग द इनहेरिटेंस ऑफ द टू कैरेक्टर एट अ टाइम। ठीक है, अब हम जब दो करेक्टर एट ए टाइम लेते हैं, वो जब F1 कॉम्बिनेशन में आते हैं, बोथ ऑफ देम हैव इंडिपेंडेंट इफेक्ट। मतलब जो फॉर एग्जांपल दिस येलो राउंड, अगर हम येलो कलर का लेंगे और सीड का शेप लेंगे, तो सीड की शेप और येलो कलर दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, कोई भी किसी में भी कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकता है। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था टॉसिंग टू कॉइन्स, एक कॉइन में अगर हेड आएगा तो दूसरे कॉइन में कुछ भी आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, उसका कॉम्बिनेशन कुछ भी बन सकता है। ऑल राइट, सो यू हैव टू start from this, that when the pair of independent this allele come into F1 combination, both have equal effect. ठीक है, और वी कैन से द बोथ हैव इंडिपेंडेंट इफेक्ट। दीज एलील सेग्रीगेट, ये सेग्रीगेट हो सकते हैं गैमेट्स में, और बट इंडिपेंडेंट, बट असॉर्टमेंट अकर इंडिपेंडेंटली। मतलब असॉर्टमेंट मीन्स अरेंजमेंट इसका इंडिपेंडेंटली हो सकता है, कहीं पे भी कोई भी गैमेट्स कोई भी करेक्टर किसी भी गैमेट्स के साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है। इट इज़ रैंडम एंड क्वाइट फ्रेंडली। ठीक है, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल क्या है कि हमको पी प्लांट का हमको लेना है, एक येलो कलर लेना है, this color and the shape of the seed. So we have taken that one seed with the yellow color and round shape, and दूसरा हमने क्या लिया, yellow this green and wrinkled. तो yellow round and green wrinkled. Green is इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम G से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, बट ये Y को हम इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं दैट हमको थोड़ा ईजी लगता है कि हमको ना कलर, हमको अगर बड़ा डोमिनेंट लेंगे Y तो स्मॉलर के लिए स्मॉल वाई लेंगे, इससे क्या होगा ना, कन्फ्यूजन नहीं होता है। नहीं तो अगर फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर टेकिंग दिस कैपिटल वाई, तो ग्रीन के लिए हम स्मॉलर जी भी ले सकते थे, तो लेकिन उससे प्रॉब्लम होता है। इसलिए हम क्या लेंगे, डोमिनेंट वी आर टेकिंग द येलो एंड फॉर रिसेसिव वी आर टेकिंग ग्रीन। सो इट इज़ येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड के लिए हम स्मॉल लेंगे। तो जब हम इसका क्या करेंगे, क्रॉसिंग करेंगे। सो जब हम इसका क्रॉसिंग करेंगे तो F1 जनरेशन जो हमारे पास कितना प्रोड्यूस करेगी, they will produce 4 types of different gametes. ठीक है, तो 4 type of gamete कैसे बनाएगा, फॉर एग्जांपल एक तो येलो है, दिस येलो, जस्ट अ सेकेंड, येलो राउंड, यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, जब हम इसकी सेल्फिंग करेंगे, तो मैं सबसे पहले क्या F1 जनरेशन बनेगी, इसमें F1 जनरेशन तो एक ही बनेगी, जैसे मतलब येलो राउंड बनेगी, बट वो क्या होगी, हेटेरोजाइगस होगी दिस। ठीक है, ऐसे ही बनता है। उसके बाद क्या होगा, इसके 4 गैमेट्स बनेंगे, 4 डिफरेंट टाइप पे। एक येलो आएगा, येलो के साथ बड़ा हमारे पास स्मॉल ये भी आ सकता है। ठीक है, सॉरी दिस येलो के साथ क्या आएगा, एक ही
येलो के साथ राउंड भी आ सकता है, बड़े वाले के साथ वाई के साथ, कैपिटल वाई के साथ आपके पास स्मॉल भी आ सकता है, फिर स्मॉल वाई के साथ आपका कैपिटल आर भी आ सकता है एंड स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है। सो दीज आर द 4 टाइप ऑफ गैमेट्स जो बनेंगे। अब इसकी हम सेल्फिंग करेंगे, F1 की जब हम सेल्फिंग करेंगे तो F1 को क्रॉस करेंगे तो इसके 4 गैमेट्स दे विल क्रॉस, दे विल गिव अस 4 4 16 16 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। सो इट दे विल बी इन द रेशियो ऑफ 3:3:1, ठीक है। दिस इज़ मतलब जो डाइहाइब्रिड जो रेशो होती है ये हमारे पास एक स्पेसिफिक और वी कैन से द स्टैंडर्ड डाइहाइब्रिड रेशो होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको कम्बिनेशन कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल येलो राउंड का हम करेंगे तो इसमें एक येलो का आएगा, एक राउंड का आएगा, ठीक है। तो एक एलील का एक ही मतलब एक कैरेक्टर का एक ही एलील आएगा, तो ये सेम है। येलो राउंड, इसमें क्या होगा, ग्रीन रिंकल्ड और वी कैन से ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है। तो इसकी जब हम बनाएंगे तो इट विल बिकम येलो राउंड, बट ये होगा हमारे पास हेटेरोजाइगस, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। इसके गैमेट्स बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। जब हम इसकी सेल्फिंग करेंगे, ठीक है, तो सेल्फिंग जब हम करेंगे तो हम ये 4 गैमेट्स इधर आए और ये 4 गैमेट्स इधर आए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है इन द रियल एग्जाम, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत टाइम लग जाएगा। अगर इन केस दे हैव आस्क अस 20 मार्कर और 15 मार्कर क्वेश्चन, देन यू कैन मेक दिस। अगर उन्होंने आपको 10 मार्कर का क्वेश्चन पूछा है स्पेसिफिकली ऑन दिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली कम टू दिस रेशो दैट ये जो आपके पास ये आप एक एक बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस फर्स्ट वन इज़ दिस कॉम्बिनेशन, ये हमारे पास येलो राउंड आएगा, दे विल येलो राउंड हमारे पास कितने आएंगे 9:3। उसके बाद क्या आएगा येलो हमारे पास कौन सा वाला, ग्रीन रिंकल्ड, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, येलो राउंड ये वाले सारे, उसके बाद ये वाला लिख सकते हो आप, या ये वाले सेम बनेंगे हमारे पास, ठीक है, ये वाले, ठीक है। तो आप उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा वाला येलो राउंड लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले येलो राउंड, उसके बाद ग्रीन येलो रिंकल लिख सकते हैं, उसके बाद क्या आएगा ग्रीन राउंड लिख सकते हैं और ग्रीन रिंकल। तो इसका नीचे इनकी रेशियो 3:3:1 9:3:1 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। इट विल सेव योर टाइम। और उसके बाद डाइहाइब्रिड क्रॉस, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी नो दिस इज डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें टेस्ट क्रॉस कैसे करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस का, अब हमको पता है टेस्ट क्रॉस जो डाइहाइब्रिड क्रॉस का, इसमें भी रेशियो जो होगी 1:1 आएगी। तो इसमें भी सिंपल F1 को हम क्या करेंगे, रिसेसिव वाले के साथ ग्रीन रिंकल के साथ करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, दिस इज हाइब्रिड, दिस इज टेस्ट क्रॉस, F1 रिसेसिव के साथ, तो इसके 4 गैमेट्स बनेंगे, इसका एक ही गैमेट बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही तरीके का कॉम्बिनेशन है इसमें, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ येलो राउंड, 1 2 3 4 तरह के गैमेट्स। तो इसमें भी जो 4 बनेंगे दैट इज़ दी टेस्ट क्रॉस, जो भी हमारे पास मैंने आपको ऊपर बताया, जो 4 तरह के गैमेट 9:3:3:1 की रेशो में बन रहे थे डाइहाइब्रिड रेशो में। टेस्ट क्रॉस में जो दोनों का रेशो होगा दैट विल बी इक्वल टू जीनोटिपिक रेशो एंड फिनोटिपिक रेशो इक्वल टू 1:1, ठीक है। दिस इज सेम एक्सप्लेनेशन। तो इनफैक्ट द अकरेंस ऑफ 1:1 रेशो इन डाइहाइब्रिड क्रॉस इज द टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ द कंसर्न जीन। जो भी कंसर्न जीन है दे आर सेग्रीगेटिंग इंडिपेंडेंटली, सो दिस इज नॉन एज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो ये आपको ये लिखना पड़ेगा वहाँ पे। सो वी आर डन विद दिस, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, इसमें एक्स्ट्रा क्या है, फिजिकल बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब फिजिकल बेसिस क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमको 2 जीन लेने, अब ये मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए यहाँ पे लगाया है, ठीक है। आई हैव टेकन दिस फ्रॉम BD सिंह। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये उतना इन डेप्थ हो जाता है थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो थोड़ा इन डेप्थ हो जाता है। बट स्टिल आई एम मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा याद करने में ईजी हो और वी कैन से एक्सप्लेनेशन में ईजी हो समझने। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम है जिसका जो करेक्टर है दैट इज़ R, ठीक है, और इसका I है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये स्मॉल r है और यहाँ पे क्या है, स्मॉल I है, ठीक है। सो दिस इज़ R एंड दिस इज़ I एंड I, ठीक है। अब हम जब इसकी क्या करेंगे, जब हम देखेंगे कि इसका फॉर एग्जांपल इसमें 4 तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे, एक ये बनेगा, एक 2 बनेंगे, 3 4, ठीक है। 4 तरह की ओरिएंटेशंस हो सकती है इसमें, ठीक है। 4 तरह की ओरिएंटेशन मेटाफेज 1 में हो सकती है, या तो ये इसके साथ आएगा और ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। और इसमें फॉर एग्जांपल डोमिनेंट 1, ठीक है, ये डोमिनेंट 1 है, ये ऊपर वाली तरफ आएगा और रिसेसिव 1 नीचे वाली तरफ। या तो ये हो सकता है, या तो ये रिसेसिव वाला ऊपर वाली तरफ और यहाँ पे भी रिसेसिव और यहाँ पे डोमिनेंट
और यहाँ पे भी डोमिनेंट, ठीक है। यहाँ तो ये हो सकता है, यहाँ तो ये डोमिनेंट वाला ऊपर की तरफ, और यहाँ पे रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, और यहाँ पे रिसेसिव डोमिनेंट, ठीक है, इसका रिसेसिव, ठीक है। अब जब इसकी मेटाफेज 1 की इसकी सेग्रीगेशन होगी तो ये इस तरह हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक सेल में चले जाएंगे, और वी कैन से एक जो डॉटर सेल होगी वो उसमें चले जाएंगे, और ये एक गैमीट्स में चले जाता है, ठीक है। अब जब एक्चुअली में जब मेटाफेस फर्स्ट होगा, सॉरी दिस एनाफेस फर्स्ट, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया। मेटाफेस में तो अरेंजमेंट होती है, एनाफेस में पूरे अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद इनकी जो है सेग्रीगेशन हो जाती है, ठीक है। जैसे मान लो इनकी सेग्रीगेशन होती है, अभी हमारे पास यहाँ से सेग्रीगेशन होगी। अब यहाँ पे क्या था, दिस ये जो बड़ा वाला था और ये एक छोटा वाला, तो इसमें क्या होगा, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाले, क्योंकि एक सेल में जाएंगे। तो यहाँ से भी इनकी भी बीच में से जो हमारे पास होमोलोगस होगी वो कटेगी, एक आर, और इसके पास क्या था, कैपिटल आई एंड कैपिटल आई, ठीक है। तो कैपिटल आई और कैपिटल आई ये भी कटेंगे, तो ये आपके पास एक सेल में कैपिटल आई कैपिटल आर, दूसरे सेल में भी कैपिटल आर कैपिटल आई, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास 4 कम्बिनेशंस बनते हैं और 4 जीन्स हमारे पास, 4 गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस इज द फिजिकल बेसिस ऑफ द सेग्रीगेशन, दिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। दिस इज एक्स्ट्रा, मे बी इन द फ्यूचर दे विल आस्क यू, बट आई डोंट थिंक सो, ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब हमको क्या लिखना है, सो वी आर डन विद दिस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। लेट मी शो यू जस्ट वंस कि हमको इसमें एक्चुअली क्या पढ़ना है, मतलब याद क्या करना है अल्टीमेटली, ठीक है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं, सिर्फ आपको लॉ ऑफ जो हेरिडिटी है वो पता होना चाहिए, मतलब लॉज ऑफ हेरिडिटी जो 2 लॉ है हमारे पास, ये डोमिनेंस का जो है ना वो प्रिंसिपल होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे पास बड़ी सारी उसकी जो एक्सेप्शंस है वो आई है, तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज लॉ। तो लॉ आपको 2 ही लिखने हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। फर्स्ट वाले को हम जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड को डाइहाइब्रिड क्रॉस से। डेफिनेशन ऑफ द लॉ, उसके बाद उसकी एग्जाम्पल विद क्रॉस, दैट इज़ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसके बाद उसका कंक्लूजन, ठीक है। जैसे मैंने आपको हर एक कंक्लूजन इन द सेंस कि जो उस लॉ से हमको स्पेसिफिकली हमको पता चलता है, जैसे मान लो ये मैंने लिखा हुआ है जो ये हमको इसकी ना एक्सप्लेनेशन और वी कैन सी द ऑब्जर्वेशन जो इससे मिलती है, दैट इज़ हमको वो पता चलती है, ठीक है। तो ये लिखना है आपको, और अगर क्रॉस बनाना है तो ठीक है। अगर सेम जो है फॉर एग्जांपल एक ही क्वेश्चन आए, फॉर एग्जांपल दे विल आस्क यू दिस सेग्रीगेशन, और वी कैन से द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन 20 मार्कर और 15 मार्कर, देयर यू कैन गिव टेस्ट क्रॉस ऑल्सो, और टेस्ट क्रॉस से आप ये भी बता सकते हैं कि कैसे टेस्ट क्रॉस या कैसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होती है वो होती है, और हम इसको टेस्ट क्रॉस से कैसे दिखा सकते हैं। All right, so this is how you can write these two types of question, or we can say the law of Mendelism, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि पोस्ट मेंडलिज्म क्या है। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल द पोस्ट मेंडलिज्म और नॉन मेंडलिज्म। अब जो भी एक्सेप्शन है, दीज एक्सेप्शन और वी कैन से द डिविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, दीज आर नोन एज द पोस्ट मेंडलिज्म, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पैराम्यूटेशन आ गई, पॉलीप्लॉइडी आ गई, ठीक है। तो पॉलीप्लॉइडी क्या है, दिस इज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और वी कैन से द प्योरिटी ऑफ द गैमेट, ठीक है। तो प्योरिटी ऑफ द गैमेट हम क्या बोलते थे, गैमेट में क्या होता है, एक ही तरीके का एलील होता है, एक ही एलील होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमारे पास गैमेट जो होता है वो, मैंने आपको बताया कि गैमेट जो होगा वो डिप्लॉइड भी हो सकता है, ट्राइप्लॉइड भी हो सकता है, बेस्ड ऑन द मतलब प्लॉइडी लेवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म जिससे वो बनता है, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा है। एंड वी हैव दिस लिंकेज ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू द सेकंड लॉ, दैट इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते बिकॉज दे आर लिंक टुगेदर, ठीक है, साथ में जाते हैं। एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इट इज़ ऑल्सो दिस एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है कि 3:1 में होता है, बट इट कम्स कि आपको क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बोलता है कि कंप्लीट डोमिनेंस, जैसे मान लो ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, तो जो हाइब्रिड बनता है ये पूरा का पूरा टॉल बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये रेड फ्लावर है, ये वाइट फ्लावर है, तो ये बीच का आ रहा है, ये पिंक आ रहा है, ठीक है। ये एग्जैक्टली बीच का नहीं है, यहाँ पे इनकम्प्लीट, दे आर नॉट, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली डोमिनेटिंग, ठीक है। तो ये पिंक आ गया है, तो इट इज़ एन एक्सेप्शन जो मिराबिलस जिलापा में हमको दिखता है। प्लेरोटॉपी इज एन दिस एक्सेप्शन। प्लेरोटॉपी क्या होते हैं कि हमारे पास जो मल्टीपल वन जीन जो है वो मल्टीपल जीन को क्या करता है, वन जीन मल्टीपल करेक्टर को गवर्न करता है, ठीक है। एंड वी हैव दिस
इन दिस F2 जनरेशन में इनकम्प्लीट, ये इसकी टाइप्स है डोमिनेंस की, इनकम्प्लीट, को डोमिनेंस, लिथल फैक्टर हो जाता है, लिथल फैक्टर ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ द फैक्टर्स। उसके बाद एपिस्टेसिस, दे आर ऑल एक्सेप्शन। और उसके बाद मेंडल ने बोला कि 7 जो करेक्टर है दे वर कंसिडर बाय द सिंगल जीन, एक ही जीन को करते हैं, मतलब एक ही जीन कंट्रोल करता है इन 7 करेक्टर को, बट मे बी मोर देन 2। अब इसमें क्या होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि एक ही जीन एक ही करेक्टर को करता, हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा जीन जो एक पर्टिकुलर करेक्टर को क्या करते हैं, जो पॉलीजीनिक होता है, मतलब एक पर्टिकुलर करेक्टर को गवर्न करते हैं, और वी कैन से जज करते हैं, दैट इज़ द मल्टीपल एलिलिज्म। अब मल्टीपल, और एक और चीज़ जो उसने बोली थी कि वी हैव ओनली 2 एलिल्स बट वी हैव मल्टीपल एलिलिज्म ऑल्सो, जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ दिस मल्टीपल एलिलिज्म इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में हमारे पास जिसको रेड आई का जो कलर होता है उसके 3 एलिल्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ये WS और W+, ठीक है, उसके WG, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स। इसमें एक कुछ और होगा यहाँ पे, वो मैं लिख दूंगा इसमें बाद में। तो मेंडल फ्रेम टू कंफर्म जो दूसरा एक हॉक वीड थी, उसमें भी क्या हो जाता था, उसमें फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो हो गया था विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज़ द डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, क्योंकि जो ओव्यूल का कोई डिप्लॉयड सेल है उसमें से वो क्या हो जाएगा, उसमें से एम्ब्रियो बन रहा था, ठीक है, दैट इज़ द पार्थेनोजेनेसिस। तो मेंडल वॉज फेल टू दिस कन्फर्म कि ये कैसे हुआ। सो दीज आर ऑल द डिविएशंस, और वी कैन से द डिविएशन और एक्सेप्शन टू द मेंडलिज्म। ऑल राइट, नाउ वी हैव जीन इंटरेक्शन। अब जीन इंटरेक्शन, और वी कैन से द डोमिनेंस एंड जीन इंटरेक्शन क्या होता है। जीन इंटरेक्शन अगर कोई पूछे तो वी कैन से, अगर डेफिनेशन आए तो हमको क्या लिखना है कि जीन इंटरेक्शन रेफर्स टू द मैनर इन विच द जीन कंट्रोल द फिनोटाइप, ठीक है। ये बताता है हमको कि जीन जो है वो किस मैनर में फिनोटाइप की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज द डेफिनेशन। एंड एलिल्स ऑफ ए जीन, जो एलिल्स होते हैं ना जीन के, दे मे इंटरैक्ट विद वन अनदर इन अ नंबर ऑफ वेज, तो उसकी वजह से फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में चेंजेस आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डोमिनेंस क्या होता है, डोमिनेंस, ये 2 एलिल्स होते हैं, अब दे आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। ये जो डोमिनेंट वाला होता है इट कंप्लीटली एक्सप्रेस इटसेल्फ, और ये जो होता है ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता इसकी प्रेजेंस में। ऑल राइट, सो दिस इज नॉन द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। अब डोमिनेंट एंड रिसेसिव रिलेशनशिप जो है, दीज आर द फंडामेंटल, ठीक है, ये बेसिक मानते हैं और ये कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब जीन इंटरेक्शन की टाइप्स होती है, फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डोमिनेंस इफेक्ट, फॉर एग्जांपल कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है, जो हमने अभी आपको बताया कि TNT, इसमें ना ये इसको कंप्लीटली डोमिनेट कर देता है। देन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जैसे कि मान लो मैंने अभी मिराबुला जिलेपा की एग्जांपल दी थी कि जो रेड है वो कंप्लीट डोमिनेंस नहीं कर पाता वाइट को, और पिंक कलर लाता है। को डोमिनेंस मीन्स बराबर का डोमिनेंस, बिल्कुल बराबर, इक्वल डोमिनेंस आ जाता है इसमें, जैसे कि फॉर एग्जांपल AB ब्लड ग्रुप AOB, तो उसमें AB जो होता है दे आर कंप्लीटली को डोमिनेंट, इक्वल होता है। उसके बाद ओवर डोमिनेंस। अब ओवर डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं किसी भी हाइब्रिड में ना क्या होता था, पेरेंट्स से ज़्यादा उसमें हिट्रोसिस दिखता है। हिट्रोसिस मतलब पेरेंट्स से ज़्यादा यील्ड दिखती है किसी भी एक करेक्टर की, कलर जो है पेरेंट्स से ज़्यादा दिख जाएगा, तो उसमें क्या होता है, दैट इज़ द ओवर डोमिनेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो मोनो हाइब्रिड में TT, ये तो सिर्फ इसके एग्जाम्पल देता हूँ, इसमें नहीं होता, ये हाइट में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो AA है एंड दिस AA है, तो जो इसकी फॉर एग्जांपल इसकी जो करेक्टर है वो 20% है, इसका करेक्टर जो है वो 100% है, ठीक है। 100 नंबर है किसी भी चीज़ का, जैसे मान लो कोई क्वांटिटी है, तो जो A और A होगा ना, इसमें क्या होगा, इसमें 150 टाइम्स होगा, या 150 होगा इसका जो, तो ये है ओवर डोमिनेंस। वो क्या करते हैं ना, जब वो साथ आते हैं दे इम्प्लीफाइड देयर एक्सप्रेशन, ठीक है, दैट इज़ नॉन एज दिस ओवर डोमिनेंस। सूडो डोमिनेंस मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल A एंड A होता है, ये हेमीज़ाइगस कंडीशन में होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे म्यूटेशन होगी, A जो है वो चला गया, A है ही नहीं इसमें, स्मॉल a है, तो ये जो ये है स्मॉल a, इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, सो इट विल शो सूडो डोमिनेंस। उसके बाद लीथल इफेक्ट क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, डोमिनेंट लीथल इफेक्ट होता है और रिसेसिव लीथल इफेक्ट होता है। डोमिनेंस लीथल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कहीं पे कंडीशन अगर दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट आ गए तो लीथल हो जाता है, डेथ हो जाती है। या तो रिसेसिव का मतलब क्या, दोनों होमोजाइगस रिसेसिव आ गए तो डेथ हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज द बेस्ड ऑन द लीथल। और उसके बाद एपिस्टेसिस में क्या होता है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इसमें क्या होता है, अलग अलग इसमें फैक्टर्स होते हैं। एपिस्टैटिक फैक्टर, सप्लीमेंट्री, तो इसमें क्या होता है 9:3:3:1 से डिविएट हो जाते हैं, कहीं पे ये दो जो होते हैं मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। ये दे विल शो सेम टाइप ऑफ वो एक्सप्रेशन। तो उसमें क्या होता है 9:3:3:1, उसमें क्या होता है हमारे पास 9 और 3 कितना होता है
12:3:3: हो जाता है, यहाँ कहीं पे ये तीनों मिल जाते हैं, तो 9 और 3 कितना होता है, 15:1 बन जाती है रेशो, ठीक है, कहीं 9:7 हो जाती है, ठीक है। दीज आर द डिफरेंट टाइप बेस्ड ऑन द कि कौन से दो जो हमारे पास इन दोनों में कौन से दो आपस में मर्ज हो जाए, ठीक है। जैसे मान लो ये वाले, ये दो मर्ज हो जाएंगे तो ये 9:3:4 बनाएगा, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द जीन इन्वॉल्व, फॉर एग्जांपल एक जीन अगर एक करेक्टर को गवर्न कर रहा है तो दैट इज नॉन एज द मोनोजेनिक, फिर डाइजेनिक, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। नाउ बेस्ड ऑन द डोमिनेंस वी हैव द कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो कंप्लीट डोमिनेंस इसमें क्या होता है, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ हेटेरोजाइगस जो होती है दैट इज आइडेंटिकल टू द होमोजाइगस। आइडेंटिकल मतलब इसका जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है और इसका जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, दे आर आइडेंटिकल। जितना मान लो ये अगर ये राउंड है तो ये भी उतना ही राउंड होगा जितना ये है, तो इट इज़ नोन एज द कंप्लीट इनहेरिटेंस, सॉरी दिस कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अब ये किस में आता है, एग्जांपल इस गार्डन पी में जब हम सीड की शेप लेते हैं दैट इज़ दी दिस। उसके बाद क्या होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाउ इन केस ऑफ द इनकम्प्लीट डोमिनेंस वी हैव पार्शियल और वी कैन से द पार्शियल डोमिनेंस। अब इसकी ना इंटेंसिटी जो फिनोटाइप की होती है हेटेरोजाइगस की, दैट इज़ दिस, इसकी वो जो होती है इट इज़ डोमिनेंस से क्या हो जाता है, कम होती है, इट इज़ लेस देन द कंसर्न डोमिनेंस। फॉर एग्जांपल इसमें जो आर एंड आर है, इसकी जो कलर है ये पिंक हो जाता है, और ये जो होता है आर एंड आर, ये दैट इज़ दिस इज़, इसकी इंटेंसिटी इससे कम होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ऐसे बनाएं ना, ये मीटर जैसा, तो फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट डोमिनेंस है, ये यहाँ पे आएगी इसकी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऐसे बनाएं तो ये यहाँ पे पिंक आएगा, फॉर एग्जांपल ये रेड है, ये वाइट है, तो पिंक यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो अगर हम इसकी इसमें एग्जांपल देखें, इट इज़ मिराबिलस जुलापा, फॉर एग्जांपल आर एंड आर और स्मॉल आर है, इसका अगर हम गैमीट बनाएंगे ये स्मॉल आर आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा, ये पिंक रहेगा। F1 जनरेशन में सारे पिंक होंगे, तो इसकी एग्जांपल है मिराबिलस जुलापा और इसके बाद स्नैपड्रैगन, ठीक है, ये भी इसकी प्लांट की एग्जांपल है। अब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसका डायहाइब्रिड क्रॉस देखें या F2 का रेशियो देखें, द सेल्फिंग, इसमें क्या होती है 1:2:2:1, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो सेम आती है, दैट इज़ 1:2:2:1। ऐसे फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आती है। इट शोज डिविएशन फ्रॉम दिस, ठीक है। तो हम ये सिंगल करेक्टर का भी दिखा सकते हैं और सिंगल मोनोहाइब्रिड का भी दिखा सकते हैं और डायहाइब्रिड का भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो वी हैव नाउ द कोडोमिनेंस। अब कोडोमिनेंस में क्या होता है ना, दोनों के दोनों करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आगे रेड है, ये वाइट है, तो दोनों रेड भी फुल्ली करेगा और वाइट भी फुल्ली करेगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल है ये राउंड कलर जो होता है, दैट इज़ द ब्राउन कलर भी दिखाता है और वाइट कलर, दोनों के पैचेस में फुल्ली एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने आप को अलग अलग प्लेसेस पे, ठीक है। और इसकी एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप। ABO ब्लड ग्रुप में अगर हम AB को देखें तो AB में क्या, A भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है और B भी एक्सप्रेस करता है। देन द ओवर डोमिनेंस। अब इसमें क्या होता है ना, ओवर डोमिनेंस में मैंने बताया आपको कि इंटेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल मेज़ में अगर हम देखें तो मेज़ में क्या होती है, मोर पिगमेंट होता है, आइदर द दिस इन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेज़ हेटेरोजाइगस जो होती है, हेटेरोजाइगस में ज़्यादा पिगमेंट होता है। फॉर एग्जांपल मान लो ए है, होमोजाइगस ए है, तो इससे हेटेरोजाइगस बनेगा A और A, तो इसका जो पिगमेंट होता है वो इससे भी ज़्यादा होता है। इट इज़ नोन एज द ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस हर जगह नहीं होता, ये कहीं कहीं पे होता है, ठीक है। और ओवर डोमिनेंस इट इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द एलील। एलील की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, बट इट इज़ जस्ट कि स्टेज, जो ये वाली स्टेज होती है ना, जो हेटेरोजाइगस स्टेज होती है, इसकी वजह से इनमें ओवर डोमिनेंस शो होता है। अब ये इसकी टिपिकल एग्जाम्पल क्या है, इसकी टिपिकल एग्जाम्पल है वाइट आई ऑफ ड्रोसोफिला। वाइट आई ऑफ ड्रोसोफिला जो है उसमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये दो पिगमेंट होते हैं। ये जो पिगमेंट होते हैं ना वाइट आई, ये होमोलोगस रिसेसिव में कम होते हैं। फॉर एग्जांपल रिसेसिव में भी कम होंगे और डोमिनेंट में भी कम होंगे, लेकिन जब ये इसमें होता है तो ये इन दोनों से ज़्यादा क्या दिखाता है, दोनों से ज़्यादा इंटेंसिटी दिखाता है, ठीक है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल। उसके बाद सूडो डोमिनेंस मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल ये टी है, ये क्या, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, लेकिन ये हेमीजाइगस मतलब यहाँ में म्यूटेशन होगी, इस टी वाला क्रोमोसोम का ये जो पार्ट है जहाँ पे ये प्रेजेंट था, टी कैपिटल टी, ये निकल गया, तो वी हैव दिस, सो इट इज़ नॉन एज सूडो डोमिनेंस। इट शोज दिस एक्सप्रेशन इन दिस कंडीशन। तो इस कंडीशन में जो हेटेरोजाइगस दिस रिसेसिव होता है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ऑलराइट, सो बेस्ड ऑन द लिथलिटी। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें कुछ कंडीशन होती है जहाँ पे जो कम्बिनेशंस होते हैं, जो गैमीट्स के कम्बिनेशन होते हैं, तो ये अपने आप को क्या करते हैं, वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट एजम्पशन कि हमने क्या बोला था कि जो
ये जो इनहेरिटेंस होता है ये सर्वाइवल सारे इसमें सारे सर्वाइव करते हैं, मतलब हम ये हमारा ही मानना होता था कि सारे जो इंडिविजुअल है सारे जो गैमीट्स होते हैं उसका इक्वल वो होता है सर्वाइवल के चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कुछ कंडीशंस और वी कैन से इन सम गैमीट्स और द इंडिविजुअल वी हैव दिस कुछ ऐसे अप्रोप्रिएट कंडीशंस होती है जहाँ पे क्या होता है लीथल जीन बनता है। लीथल जीन मतलब वो जीन जिस अगर जो किसी इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है तो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब ये कहीं पहले भी डेथ हो जाती है, कहीं एडल्ट स्टेट में भी डेथ होती है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल माइस की जो जीन है ना, माइस मीन्स चूहा जो होता है उसमें जो जीन है दैट इज़ द वाई। तो उसमें क्या होता है ये कुछ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जीते हैं, उसके बाद इसमें लिथल इफेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जी जीन जो होता है वो एल्बिनो होता है, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल है इसकी कि जी जीन इज़ एन एल्बिनो, जो कि एक प्लांट में एल्बिनो मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, एल्बिनो होता है मतलब विदाउट पिगमेंट होता है। तो जैसे कि राइस और बार्ले में होता है। तो इसमें क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल सीड लगाओगे आप, थोड़ी तो ग्रोथ हो जाएगी उसकी, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा जितना उसके पास रिजर्व फूड होगा उतनी ग्रोथ कर लेगा, लेकिन इसके पास पिगमेंट ही नहीं होगा तो इट विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस इट्स ओन फूड, दैट्स वाई इट विल मतलब इट विल डाई, ठीक है। तो लिथलिटी इफेक्ट आ जाता है इसकी वजह से। तो अब इसमें दो टाइप के होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, एक तो होता है डोमिनेंट लिथल एक्शन और एक होता है रिसेसिव। डोमिनेंट में जब येलो बन गया, फॉर एग्जांपल येलो कलर ऑफ माइस, हमने देखा कि येलो कलर ऑफ माइस एक्सपेरिमेंट किए थे तो उसमें उन्होंने देखा कि येलो कलर जो माइस है ना वो कभी वाई नहीं होता। जितनी भी पॉपुलेशन देखी येलो कलर की उनका जीनोटाइप स्टडी किया तो उसमें जो येलो कलर था वो कभी भी हमको मिला ही नहीं वाई, क्योंकि वाई जो होता था वो लीथल कंडीशन थी। तो हमारे पास जो भी येलो मिले देवर वाई एंड वाई। सो दिस येलो और ब्लैक की कम्बिनेशन जब हमने किया तो इसमें हमको सिर्फ येलो और ये वाले मिले, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसकी देखेंगे तो इसकी जो वाई और वाई कम्बिनेशन, तो वाई कम्बिनेशन 0 आ जाता है क्योंकि वो डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है। दिस इज़ द एग्जांपल। आप इसके एग्जांपल दे सकते हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक येलो वाले को ले लिया, उसके ग्रे वाले को के साथ उसको कर दिया, ग्रे वाला और ब्लैक वाला उसकी वाई था, ठीक है। तो इसमें दो तरह के गैमेट बनेंगे, इसमें एक बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा येलो, ठीक है, ये बनेगा। अब फॉर एग्जांपल हमने ये येलो वाला आया, इसकी सेल्फिंग कर दी। सेल्फिंग मतलब इंटरमेटिंग, जो जिनको दोनों का येलो का जीनोटाइप यही था सेम, तो दोनों का जीनोटाइप यही था। तो ये ले लिए हमने, इसमें वाई और स्मॉल वाई, इसमें वाई और स्मॉल वाई। तो हमने जब देखा तो इसमें जो कैपिटल वाई था इसकी जो डेथ होगी तो फिनोटाइपिक रेशियो 0, जीनोटाइप रेशियो भी 0, ठीक है। जहाँ पे लीथल इफेक्ट आता है उसको हम काउंट नहीं करते, ठीक है। तो 2:1, इसमें 2:1 एक्सपेक्टेड रेशियो आई। तो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो F2 में हमारे पास कितनी आती थी, द रेशियो वॉज 9:3:1, और वी कैन से सॉरी दिस 3:1 सिंगल करेक्टर अगर हम लेंगे, लेकिन यहाँ पे 3:1 नहीं, यहाँ पे क्या आता है 2:1 आता है। तो इट इज़ द डेविएशन, और वी कैन से दिस इज ड्यू टू द लिथल इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट लिथल इफेक्ट। अब रिसेसिव में भी ऐसे ही होता है। रिसेसिव में क्या होता है, अब नॉर्मल हमको 3:1 मिलता है, लेकिन इसमें ना एल्बिनो होता है। फॉर एग्जाम्पल ये किस में होता है, किसी पर्टिकुलर जैसे बार्ले और इसमें राइस में क्या होता है, एल्बिनो इफेक्ट आता है। एल्बिनो मतलब विदाउट पिगमेंट, उसमें ग्रीन कलर होता ही नहीं है क्लोरोफिल में, ठीक है। अब स्टार्टिंग में इसकी डेथ नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में नहीं होगी इसकी डेथ। अगर हम स्टार्टिंग में करेंगे तो आपके पास 3:1 ही आएगा, ठीक है, 3:1 ही आएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद जब लेकिन अब बाद में अगर हम इसको देखेंगे तो इसका 2:1 आएगा, ठीक है। ओके, सो द रिसेसिव इसकी हम क्या देखेंगे, इसकी भी वैसे ही बनेगी इसमें अगर हम इसका कॉम्बिनेशन करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद क्या, ये जो सारा अभी तक हम पढ़ रहे थे दिस जीन डोमिनेंस वाला एंड विद दिस लिथल वाला, इसमें जो था ये सेम एलील थे। सेम एलील मतलब दे वर प्रेजेंट ऑन द सेम होमोलोगस क्रोमोसोम, जैसे ए और ए सेम पोजीशन में, ठीक है। और ये एक ही करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कैपिटल वाई भी कलर को रिप्रेजेंट करता है और छोटा वाई भी कलर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब है हमारे पास जेनेटिक एपिस्टेटिक में क्या होता है ना, एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन में क्या होता है, व्हेन द एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन डिपेंड ऑन द प्रेजेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन, इट इज़ नॉन एज द जीन इंटरेक्शन, ठीक है। ये जीन इंटरेक्शन की डेफिनेशन होती है कि ये तो हमारे पास यूनिवर्सल है, पहले के लिए भी यूज़ हो सकेगी, कि एक जीन का एक्सप्रेशन या उसकी जो एक्सप्रेशन है इट गेट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस, अगर ये प्रेजेंट होगा या दूसरा प्रेजेंट होगा, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अदर, इट इज़ नॉन एज जीन इंटरेक्शन। लेकिन
आफ्टर द एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर, ओके, अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ ईच अदर, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ ए जीन एट डिफरेंट लोकाई, मतलब डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर, फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये क्रोमोसोम नंबर 5 है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट हो, वो इस जीन के एक्सप्रेशन को इफेक्ट करे, देन इट इज़ नोन एज एपिस्टेटिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 1 जीन है, ये दिस जीन ए इट इज़ प्रेजेंट इन क्रोमोसोम नंबर 1 एंड दिस जीन small r it is present in chromosome number 5, ठीक है। तो if this gene is affecting the expression of this or it is masking the effect, इसके expression को रोक रहा है, ठीक है, then it is known as the epistatic gene, ठीक है। और ये क्या होगा, हाइपोस्टैटिक, जिसका जो एक्सप्रेशन है ये मास्क हो रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एलील ऑफ अ डिफरेंट जीन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एपिस्टेटिक दिस इंटरेक्शन, ठीक है। तो टर्म इसने बेटसन ने दी थी, इसमें क्या डिस्क्राइब द टू डिफरेंट जीन विच कंट्रोल अ सेम करेक्टर आउट ऑफ विच एक क्या करेगा, सप्रेस करेगा दूसरे के इफेक्ट को, ठीक है। सो दिस वाज, उसके बाद इसमें कम्प्लीमेंट्री, इसमें क्या होता है, एग्जांपल हमारे पास मिलती है, इसमें रेशियो जो होती है 9:3 मिलती है, ठीक है। तो 9:7 जैसे मैंने आपको बताया था, 9:3:3:1, ये सारे जो है ये क्या हो जाते हैं, इंस्टेड ऑफ दिस हमारे पास सारे 9:7, ये सारे क्लब हो जाते हैं 9:7, जिसको हम कम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। इसमें इसके बाद एपिस्टेटिक, डोमिनेंट एपिस्टेटिक, रिसेसिव एपिस्टेटिक। रिसेसिव में क्या होता है, रिसेसिव वाला जो होता है हमारे पास लास्ट वाला, उसकी एपिस्टेसिस मतलब वो सेम हो जाता है, इसके 9:3:4 आ जाता है, ठीक है। ये किस में होता है, ये हमारे पास माइस में कलर होता है अलग अलग, उसमें हमको कलर्ड और एल्बिनो दिखता है, ठीक है। उसके बाद डोमिनेंस में क्या होता है, 9:3:3:1, डोमिनेंस में ये दो डोमिनेंट एपिस्टेटिक हो जाते हैं, मतलब इनका 12:3:3:1 हो जाता है। ये किस में हमको मिलता है, ये कलर कोड्स ऑफ डॉग में मिलता है, ठीक है। उसके बाद इनहिबिटरी मतलब 9:3:3:1, इनहिबिटरी मतलब एक दूसरे के एक्सप्रेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। वन डोमिनेंट जो होता है ये प्रिवेंट करता है एक्सप्रेशन ऑफ अदर, दूसरे डोमिनेंट को, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ 9:3:3:1 हमारे पास रेशियो क्या मिलती है, 13:3, ठीक है। फॉर एग्जांपल सीड कोट ऑफ मेज, इसमें 13 वाइट और 3 रेड मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डुप्लीकेट में क्या होता है, डुप्लीकेट एपिस्टेसिस में हमारे पास 15:1, मतलब जो 9:3:3:1 जो होता है ये सारा का सारा क्लब हो जाता है, ये डुप्लीकेट कर देता है इसको, और ये 15 आ जाता है 15:1, ठीक है। इसी तरह पॉलीमरिक और वी कैन से दिस एडिटिव में भी रेशो आती है 9:3:3:1, जो दो होते हैं ये क्लब हो जाते हैं, ठीक है। तो पेरेंटल आते हैं 9:2, और ये जो रिकम्बिनेंट होते हैं ये हमारे पास ये बन जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ द जीन एपिस्टेसिस जीन की डिफरेंट टाइप्स एंड द जीन दैट, ये मैंने आपको पहले बता दिया, जो दूसरे के एक्शन को क्या करता है, मास्क करता है, मास्क मतलब उसको प्रिवेंट करता है, इट इज़ नॉन एन एपिस्टेटिक। और उसके बाद जिसका एक्सप्रेशन मास्क हो रहा है, दैट इज़ द जीन हुज एक्सप्रेशन इज बीइंग मास्क, इट इज़ नॉन एज हाइपोस्टैटिक, ठीक है। तो एपिस्टेटिक इंटरेक्शन कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। एपिस्टेटिक की टाइप मैंने बता दिया आपको, अबव टाइप्स, ठीक है, इट इज़ अबव टाइप्स। ऑलराइट, सो दिस इज नाउ बेस्ड ऑन दी जीन इन्वॉल्व। अब कितने जीन इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक तो होता है मोनोजेनिक, एक होता है डाइजेनिक, एक होता है ओलिगोजेनिक, पॉलीजेनिक। मतलब हर एक जो मोनोजेनिक मीन्स ईच करेक्टर, एक जो करेक्टर है उसको कितने जीन कंट्रोल करें, एक ही जीन एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करे, 1 जीन 1 करेक्टर। अब डाइजेनिक में क्या होता है, 2 जीन्स आर रिप्रेजेंटिंग 1 करेक्टर, और इसके बाद ट्राइजेनिक में 3 जीन, और वी कैन से ओलिगोजेनिक मीन्स फ्यू जीन आर रिप्रेजेंटिंग 1 करेक्टर। और पॉलीजेनिक मतलब बहुत सारे जीन एक पर्टिकुलर करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वी कैन से कंट्रोल कर रहे हैं। इन जनरल 1 जीन जो एक करेक्टर को इफेक्ट कर रहा है, बट सम करेक्टर्स दे आर नोन एज दी, देयर आर number of the gene that are this interacting, or we can say the controlling the expression of one character, it is known as polymerism, ठीक है। जैसे ईल्ड के लिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल ईल्ड के लिए क्वालिटी, क्वांटिटी, ऑयल कंटेंट, अलग अलग जीन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो यू कैन राइट दिस एग्जांपल। अब प्लेरोट्रोपिज्म क्या होता है, प्लेरोट्रोपिज्म क्या होता है ना, अभी हमने देखा था कि वन जीन जो है वो एक करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर 2 जीन एक करेक्टर को, 3 जीन एक करेक्टर। अब ये क्या होता है, ये जो एक जीन होता है, अब ये एक जीन एक से ज़्यादा करेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करे, सिंगल जीन, इट इज़ नॉन एज द प्लेरोट्रोपिज्म और प्लेरोट्रोपिक जीन एक्शन। इन जनरल हमने देखा 1 जीन एक ही
को करता है, लेकिन ये जो है बड़े सारे करेक्टर को कंट्रोल करता है. वन जीन कंट्रोल द करेक्टर ऑफ 2 और 3 और वी कैन से मैनी. सो मैनी फोल्ड दिस, इसमें क्या होता है, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं प्लेरोट्रॉपी. And this expression plerotropism, this phenomenon is known as plerotropism and the expression is known as plerotropic gene effect. ये किस में होता है, ये आई कलर होता है, वाइट जो आई कलर होती है. अब जो वाइट आई कलर होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाइट आई कलर अगर किसी ड्रोसोफिला में होगा तो इट इफेक्ट द शेप ऑफ द स्पर्म स्टोरेज ऑर्गन. जो स्पर्म स्टोरेज ऑर्गन होता है ना इसका, तो वाइट आई कलर, जो जीन वाइट आई कलर को के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, वही जीन इसके स्पर्म के जो स्पर्म स्टोरेज ऑर्गन होता है उसके स्ट्रक्चर या दूसरे जो स्ट्रक्चर होते हैं ड्रोसोफिला में, उसको इम्पैक्ट करता है. ठीक है, ये क्रॉप्स में मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वीट में मिलता है एक जीन जो कि ऑन की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है इस ओना वैरायटी में, वही इसकी यील्ड एज वेल एज सीड के वेट को भी रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज नोन एज द प्लेरोट्रॉपिज्म. ऑलराइट, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन. नाउ अब ये क्वेश्चन आया था कि हमने पढ़ा डोमिनेंस और एपिस्टेटिक. अब मैंने बताया था कि डोमिनेंट जो होता है इंटरेक्शन ऑफ द एलील ऑफ सेम जीन, ठीक है, जैसे कि टी और टी. ये इंटरेक्शन ऑफ द एलील्स ऑफ डिफरेंट जीन जो अलग अलग पे प्रेजेंट होते हैं. ओनली वन आउट ऑफ द टू एक को एक्सप्रेस कर पाता है. इसमें क्या होता है, दोनों एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन एक जो है एक का एक्सप्रेशन दूसरे, एक जो अगर एक्सप्रेस करेगा वो दूसरे के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है, मतलब उसको छुपा देता है. ठीक है, देन द जीन प्रेजेंट ऑफ द सेम लोकस, दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट लोकस. इसकी टाइप्स लिख दी मैंने, ये 3 टाइप्स की. इसकी टाइप्स रिसेसिव ये, एंड इट मास्क द इफेक्ट ऑफ द रिसेसिव एंड इट मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ हाइपोस्टैटिक. यहाँ पे रिसेसिव एलील बोलते हैं, यहाँ पे इसको हाइपोस्टैटिक बोलते हैं. जो एपिस्टैटिक हाइपोस्टैटिक को करता है, यहाँ डोमिनेंट रिसेसिव को करता है. तो इसकी डिविएशन जो आती है वो दैट इज़ सॉरी दिस कौन सी रेशो, दिस सेग्रीगेटिंग रेशो हमारे पास क्या आती है 3:1. अगर हम मोनोहाइब्रिड लें, यहाँ 9:3:1, तो डाईहाइब्रिड लेंगे. ठीक है, तो इसमें जो होती है वो इसमें मॉडिफाइड रेशियो होती है सेग्रीगेशन की, दैट इज़ 9:3:4 भी हो सकती है, 12:3 भी हो सकती है, 3:1 भी हो सकती है, 15:1 भी हो सकती है, डिपेंड्स. ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल ले ली मैंने, फॉर एग्जांपल कोडोमिनेंस के ले ली. इसी तरह एक एग्जांपल ले ली जैसे कि माइस के कलर की, दैट इज़ द रिसेसिव एपिस्टैटिक. तो दिस इज़ हाउ यू कैन राइट दिस क्वेश्चन. ठीक है, सबसे पहले अलग अलग तरीके की जीन इंट्रैक्शन, सबसे पहले जीन इंट्रैक्शन के बारे में लिखना है. डिपेंड्स की क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, किस तरीके से पूछा है. ठीक है, सो दिस इज़ द कंटेंट फॉर दैट. All right, so now we have this linkage, so we will study in second part. Okay, thank you.